सॉल्यूशन 2024 हिंदी मीडियम, ये देखा जाए टॉपर बैच का, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट है। इसके पहले हमने फार्मास्यूटिक्स का हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों कर लिया है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इंग्लिश वर्जन हम कर चुके थे। अब हम देखने वाले क्या, हिंदी वर्जन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक, ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का पोर्शन है। अभी आपसे अनुरोध है, अभी तक आपने टॉपर बैच नहीं ज्वाइन किया है, कल आपका लास्ट डेट 8वां यानी 8 तारीख को आपका लास्ट डेट होने वाला है। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है, आप टॉपर बैच ज्वाइन कर लीजिए, यही आपकी नैया पार कराने वाला होगा। ठीक है भाई, इतना भयानक गाना चलाने लगे क्या? ठीक है, देखिए बहुत सारे भाई का कहना था कि सर कैसे ज्वाइन करिए। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ नंबर वहाँ से ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए बिना बकवास किए हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। आप जानते हैं कि कोड की बात की जाए तो 2602 है। टाइमिंग की बात की जाए तो कितना है, 3 घंटा आपका टाइमिंग है। मैक्सिमम मार्क की बात की जाए तो 80। ये सब जनरल चीज़ें आप जानते हैं, इसको हम छोड़ते हैं, सीधे मेन मुद्दे पर अपने आते हैं। ठीक है, अब इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट बी और पार्ट सी होता है। पार्ट ए के अंतर्गत देखा जाए तो टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं, 7 क्वेश्चन, जो आपके सामने यहाँ दिया गया है। ठीक, और 7 क्वेश्चन दिए कि नहीं, 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। आपसे अनुरोध है, देखिए आप आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर दिए भाई, जब भी उठे तभी सवेरा आप मानिए। क्यों? क्योंकि ये देखा जाए तो जबकि बात जो फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था 24 जून 2024 यानी 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारा आउट ऑफ सिलेबस दिया गया था। सिलेबस में दिया था बट नाम दे दिया था, जैसे कह देगा एंजाइना, एंटी एंजाइना ड्रग्स क्या होती है, तब इस सब के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे। बट थोड़ा सा कार्डियोवास्कुलर डिजीज में थोड़ा सा वर्ड दिया था, उसको ये लॉन्ग क्वेश्चन में रख दिए थे। ठीक, तो अपनी तैयारी इतना स्ट्रांग रखिए कि अपना काम हो जाए। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर हम कहीं जॉब करते, भाई आपसे अनुरोध है 1 महीना आप जॉब से छुट्टी ले लीजिए, नहीं तो बैक लगेगा ना भाई, बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, बैक वगैरह के बारे में हम अलग से बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा, पहला क्वेश्चन आपके सामने शुरू करते हैं। क्या दे रखा है आपके सामने, डिस्क्राइब सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ लिमिट टेस्ट। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। दोबारा हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या दे रखा है, पहले बताना इम्प्योरिटी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक, उसके बाद सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी बताना पड़ेगा, फिर इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्माकोपियल सब्सटेंस, मतलब फार्माकोपियल सब्सटेंस में देखा है तो इम्प्योरिटी क्या इफेक्ट डालती है। ठीक, इतना बताना पड़ेगा। फिर आपको क्या बताना पड़ेगा, देखिए सिंपल सा, फिर आपको बताना पड़ेगा इसमें एक्चुअल में यानी लिमिट टेस्ट क्या होता है, इसका महत्व इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो आपके सामने ये पहले क्वेश्चन का देखिए आंसर रहा, हूबहू सेम टू सेम जैसा बोलेंगे वैसे आपको लिखना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर किस हेडिंग कैसे डालना वो आपको आइडिया बताएंगे। तो ये आपके लिखा है इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। अब इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल गुरुदेव क्या होता है, जैसे कहेंगे अभी दाल खरीदने जाए, भाई मिलावट तो नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही चीजें दवाइयों में कभी कभी अशुद्धियां आ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, अशुद्धियां आ जाती हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक, अब ये क्या लिख रखा, लिखा समानतः इम्प्योरिटी का मतलब अनरिलेवेंट होता है, अनवांटेड सब्सटेंस जब हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में पाए जाते हैं उसको इम्प्योरिटीज बोलते हैं। वो हमारे लिए अनरिलेवेंट होते हैं, क्या होते हैं, अनरिलेवेंट और अनवांटेड होते हैं, मतलब हमारे लिए वो सही नहीं होते। तो वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ऐसे चीज यदि पाए जाते तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दाल खरीदने जाएं तो उसमें कंकड़, तो कंकड़ हमारे लिए अनरिलेवेंट है और अनवांटेड सब्सटेंस है। ठीक है, अनवांटेड सब्सटेंस तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंकड़ को इम्प्योरिटी बोलेंगे। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हो गया। आप हमको 1.5 से 2 घंटा दे देंगे ना तो सारा आपके माइंड में ऐसे ही चिपका देंगे, यदि बट अंत तक आपको, एंडिंग तक आपको लगे रहना है। ठीक है, कभी कभी बोरिंग लगेगा बट क्या किया जाए, एग्जाम है तो भाई थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक, औषधि को छोड़कर जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में पाया जाता है जिससे उसकी हानि होती है उसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहलाता है। कहने का मतलब औषधि को छोड़कर जो इम्प्योरिटी को हटा देते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटी को हटा देते हैं, सब क्या कहलाता है तुम्हारे पास, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक, अब इम्प्योरिटी क्या करती है देखते हैं, अशुद्धियां दवा की गुणवत्ता को क्या कर देती है, खराब कर देती है। ठीक, इम्प्योरिटी जो होती है दवा की शुद्धता को क्या कर देती है बाबू, खराब कर देती है। ठीक, तो ये हो गया इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। बैक में थोड़ा सा गाना चल रहा है क्योंकि इस समय लगन का सीजन चल रहा है। ठीक है, तो आपको मेंटेन करना है।
देखिए एक टीचर आपके लिए शादी ब्याह न्योता सब कुछ छोड़ सकता है तो आपको पढ़ाना भाई, हमके तो केवल पढ़ाना है, ठीक है। अभी हमको क्या वीडियो लेक्चर डाल के हम आपका छुट्टी ले सकते हैं, बट नहीं, साथ साथ पढ़ा जाता है तो मज़ा आता है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस भी हम चलाते हैं, ठीक है, जो 9, 10, 11, 12 का, उसमें एकदम से जब तक मज़ा नहीं आता तब तक हम छोड़ते नहीं भाई, ठीक है। तो ये आपके सामने हो गया है, ठीक। अब लिखा सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, क्या क्या इम्प्योरिटी हमारे कहाँ कहाँ से आ जाती है, कोई ना कोई रीजन होगा। तो इसमें हमने ट्रिक बनाया है राम राम मर सच, इसका जो कैपिटल लेटर लिखा गया वही मेन मुद्दा है। राम राम मर सच होता है। आप पहला आर से क्या होता है, रॉ मटेरियल प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चर, मतलब कच्चा माल के रूप में जब हम एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, बना दीजिए, बना एक स्टेप बनाया जाएगा भाई। रॉ मटेरियल, ठीक है, यानी जो प्रोसेस करते उसके दौरान ही हमारे पास मैन्युफैक्चर में क्या आ जाती है, इम्प्योरिटी आ जाती है, वहां से आ सकती है। रिएजेंट मटेरियल प्रोसेस इन यूज, ठीक है, मैन्युफैक्चर, मतलब जो अभिकारक आप यूज करते, क्योंकि कोई अभिक्रिया होगी तो उसमें कोई ना कोई अभिकारक हमें यूज करना पड़ेगा, तो वहां से हमारे पास प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आने का चांस बनता है। मेथड प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चर, मतलब कोई दवाइयाँ बना रहे तो मेथड होगा ना कि अच्छा एक स्टेप, दूसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा, 10वां, कुछ होगा स्टेप। तो स्टेप के कारण जो मेथड सही से आप नहीं फॉलो कर रहे, तो मेथड के कारण से आपके बनाने के तरीका में क्या कर सकता है, इम्प्योरिटी आ सकती है। तो ये लिख रखा है। नेक्स्ट में क्या लिखा, स्टोरेज कंडीशन, मतलब जो दवाइयाँ ली हैं वो आप सही से स्टोरेज नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब इसे कंपनियां बना लिए तो कहीं ना कहीं जगह चाहिए रखने का, यस सर जगह चाहिए। जैसे मान लेते फॉर एग्जांपल ये अपना पोर्शन है, ठीक है, ये तुम्हारे पास पोर्शन है, तो यहाँ पर मान लेते आप रॉ मटेरियल ला के रखेंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल पे रखेंगे, कितने बजे चलता भाई, जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको नोटिस दे दिया जाता है, पर डे यूट्यूब पे नोटिस भेज दिया जाता है, उसका चिंता न करिए। देखिए यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर गंदगी है, तो गंदगी सही खराब जगह रखे हैं, ठीक है, खराब जगह रखे तो उसके कारण से भी इम्प्योरिटी आने का चांस हो सकता है। तो स्टोरेज बड़ी अच्छे तरीके से, दवाइयों में देखें अच्छे तरीके से, बड़ी मस्त तरीके से पैकिंग होती है, तो स्टोरेज कंडीशन के कारण से इम्प्योरिटी आ सकती है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, मतलब कोई दवाइयाँ खुले में रख दिए हैं तो वातावरण में बहुत सारे धूल धक्कड़ बैक्टीरिया वायरस बहुत सारे घूम रहे हैं, वो खराब करते हैं। केमिकल मैन्युफैक्चर यूज इन प्रोसेस, मतलब जो केमिकल मैन्युफैक्चर के दौरान आप प्रयोग कर रहे हैं उसके कारण से इम्प्योरिटी आ जाती है, तो उस सब पे तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई नोटिस नहीं आता, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, ठीक है, यूट्यूब पे डेली डाल दिया जाता है, ठीक। तो ये आपके सामने दिया गया है, ठीक, ये हो गया आपके सामने सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। अब इसी को एक एक स्टेप आपको लिख देना है, ठीक। तो ये आपका हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन जैसे पूछा उसी तरह से हमें अटेम्प्ट करना है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन वो, ठीक है, यहाँ पर चला गया, ठीक है। देखिए यानी लिख दिया है सबसे पहले इम्प्योरिटी क्या होती है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी हमने बता दिया, और सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। अब हम सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी के बाद अब कहेंगे तो देखिए आपको इसी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, नोट में आपको सारा दे दिया जाएगा, बट हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक। इसमें आपको जो हेडिंग लिखे हैं 5-6 ना, उसी को हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन आप एक्सप्लेन कर देना है। एक ये हो गया, दूसरा तुम्हारे पास हम दिखा देते हैं, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपके सामने ये हो गया, चौथा आपके सामने ये हो गया, पांचवा ये हो गया, ठीक। अब हमसे लास्ट में क्या रखा, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। देखिए क्वेश्चन में पूछा था इम्प्योरिटी क्या होती, बता दिया, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी बता दिया, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी देखेंगे तो आपके सामने इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी दिया गया है। अब बताइए दाल में कंकड़ रहे तो खाएंगे तो क्या होगी, आपको बीमारी हो सकती है। उसी तरह से दवाइयों में यदि इम्प्योरिटी रहे तो उसकी सेल्फ लाइफ को खराब कर सकती है, तो दवा की सेल्फ लाइफ को कम हो जाती, दवा की सेल्फ लाइफ क्या हो जाती, कम हो जाती यदि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो, पहला पॉइंट। दूसरा, इम्प्योरिटी होने के कारण दवा का कलर, ऑर्डर तथा टेस्ट भी बदलाव होता है। कभी कभी देखेंगे ना दवाइयाँ खरीद के लाते हैं, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तभी हमारे पास इम्प्योरिटी घुस जाती है, तो देखेंगे कलर वगैरह चेंज हो जाता है। तो इम्प्योरिटी होने के कारण कलर, ऑर्डर, टेस्ट आदि में क्या होता है, बदलाव हो जाता है, ठीक। कुछ समय के बाद इम्प्योरिटी दवा में टॉक्सिक बनने लगती है, याद रखना, थोड़ी सा टॉक्सिक यानी थोड़ा सा इम्प्योरिटी हमारी दवा में कभी कभी जहरीला हो जाता है। कहते ना सुने भाई दवा खाने साइड इफेक्ट हो गए लो, ठीक है, रिएक्शन करेगा, जैसे गांव में सुने होंगे, तो वही थोड़ी सी इम्प्योरिटी टॉक्सिक नेचर बना सकती है, जिससे बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ इम्प्योरिटी दवा को थेरेपेटिक वैल्यू को घटा देती, थोड़ी सी इम्प्योरिटी उसकी वैल्यू को घटा देती, दाल,
अभी मान लेते हैं दाल खरीदने जाए, एक दो दिन लाए उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहे, कंकड़ रहे, तो दुकानियों में नहीं जाएंगे, कहेंगे यार ये क्वालिटी का दाल मत देना, अच्छी क्वालिटी का देना। तो उस तरह से दवाइयों में होती है जो हमारे पास थेरेपेटिक वैल्यू को क्या कर देती है, घटा देती है। तो ये हो गया यहाँ से। उसके बाद हमसे कह दिया लिमिट टेस्ट एक्चुअल में क्या होता है, तो आपके सामने यहाँ से दिया गया है लिमिट टेस्ट। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा लिमिट टेस्ट, इंपोर्टेंट आप लिमिट टेस्ट, बस आपका मस्त हो जाएगा। तो लिमिट टेस्ट क्या होता है, अब लिमिट टेस्ट क्या होता है इसके बारे में समझिए। क्या लिखा है, लिमिट टेस्ट एक का मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी पदार्थ में होने वाली छोटी सी मात्रा अशुद्धियों को पहचान करना और नियंत्रित करना, जिन्हें लिमिट टेस्ट कहते हैं। किसी भी कंपाउंड में या किसी भी सॉल्यूशन में छोटी सी मात्रा जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको जानने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं बाबू, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। हमारी बातों को बड़ी ध्यान से सुनिएगा, क्या बोले हैं, किसी भी सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको पहचानने के लिए जिस टेस्ट का प्रयोग करते हैं उसी को क्या बोला जाता है बाबू, लिमिट टेस्ट बोला जाता है मेरे भाई। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लिमिट टेस्ट यह पता चलता है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में उपस्थित अशुद्धियों को निपटाने व बेहतर परिमाण प्राप्त करने के लिए विशेष है। कहने का मतलब लिमिट टेस्ट क्या करता है, किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में उपस्थित अशुद्धियां कितनी हैं उसको कैसे हम हटा सकते हैं, उनका रिजल्ट कैसे बेटर से बेटर कर सकते हैं, इसीलिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं। ठीक, फिर क्या दे रखा, लिमिट टेस्ट को हम तुलना स्टैंडर्ड वैल्यू तथा टेस्ट सैंपल से करते हैं। अब ये लिमिट टेस्ट ये क्या होता है, देखिए हमारे पास एक वैल्यू होती है जो बुक के द्वारा बनाई जाती है, बुक में जो जो लिखा रहता है वो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू, अपने द्वारा हम जो टेस्ट में करते हैं ये, अब दोनों को कंपेयर किया जाता है, यदि दोनों सिमिलर रहे तो टेस्ट पास है, नहीं है तो टेस्ट फेल हो जाता है। तो ही लिखा है स्टैंडर्ड वैल्यू तथा यानी टेस्ट वैल्यू दोनों को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, लिमिट टेस्ट में किया जाता है। ठीक, ये लिमिट टेस्ट का इंट्रोडक्शन हो गया। इंपोर्टेंट ऑफ लिमिट टेस्ट, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट है, यानी लिमिट टेस्ट क्यों जरूरी है। अब बताओ, टेस्ट नहीं करोगे, जैसे आपके घर में दाल आता है तब आपकी मम्मी है या आपकी सिस्टर या कोई होगा आपके घर के अंदर जो हाई काम करता हो उसे, तो देखेंगे दाल को अच्छे तरीके से निगरानी करता कि कंकड़ को निकाल देता, नहीं तो जाएगा तो हमारा खाना खराब करेगा। इसीलिए हमारा करते हैं लिमिटेड लिमिट टेस्ट। हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में उपस्थित इम्प्योरिटी का पता लगाने के लिए करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी कितनी मात्रा में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लिमिट टेस्ट किया जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो लिमिट टेस्ट किसी सॉल्यूशन में प्योरिटी तथा क्लियरिटी को पता लगाने के लिए किया जाता है कि कितना प्योर है, और प्योर है तो उसमें यानी वाले तो इम्प्योर है तो कितनी अमाउंट में इम्प्योरिटी उसको जांचने के लिए हम लिमिट करते हैं। ठीक, अब लिमिट टेस्ट इन आवर सिलेबस, मतलब हमारे सिलेबस के अंतर्गत देखा जाए तो कितने लिमिट टेस्ट हैं, कईयों लिमिट टेस्ट है जो हम इंपॉर्टेंट बताएंगे उसको मेंशन करना है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड ये इंपॉर्टेंट है, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट ये भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन ये 2023 में पूछा गया था, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक ये तो देखा जाए तो जितनी बार बोला जाए उतना ही कम है। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, देखा जाए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखा, फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटी क्या होती है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या होती है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी क्या होती है। उसके बाद लिमिट टेस्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट ऑफ लिमिट टेस्ट को हमने पूरा डिटेल में देखा हुआ है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं जो आपके सामने दिया गया है। क्या बोल रहे हो, कह दिया है एक्सप्लेन द फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बताना पड़ेगा। फिर इसी में क्या पूछा, डिस्कस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपको बताना पड़ेगा। ठीक, फिर इसी में आपको बताना पड़ेगा रेडॉक्स। ठीक, रेडॉक्स टाइट्रेशन पूछा है, रेडॉक्स टाइट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो सबसे प्यारा सा हेडिंग डालेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में, फिर इसका फंडामेंटल किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक, तो आपके सामने देखिए हमने ऐसे नोट बनाए एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, तो आपको अच्छे से हेडिंग डालना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपको देते हैं हम 2 लीटर पानी, क्या देते हैं 2 लीटर पानी, अब उसमें हम कोई चीज़ मिला दें, ठीक है, कोई चीज़ मिला दें तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए या कितनी वैल्यू में कोई मात्रा घुली है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए जिस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है उसी को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोला जाता है, या वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोला जाता है। इसका नाम अलग अलग हो सकता है। क्या लिख रखा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक रासायनिक विश्लेषण विधि है
जिसमें किसी पदार्थ की मात्रा को मापकर उसकी सांद्रता का निर्धारण किया जाता, क्या कहलाता? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहलाता है। कहने का मतलब कोई पदार्थ लिए, अब उसका मापन अच्छे तरीके से करेंगे, उसमें कितनी अमाउंट में सांद्रता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंतर्गत। क्या कह रखा? फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कर दिया, एक ऐसे प्यारा सा कंटेनर लिया, ठीक, ये आप शरबत हम लेकर आए, इसमें हम शरबत डाल दिए, ठीक है, शरबत हमने डाल दिया। अब शरबत में चीनी कितना मात्रा है, ठीक है, चीनी कितना मात्रा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को आमतौर पर टाइट्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, दोबारा बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आमतौर पे टाइट्रेशन क्या होता है ऐसे देखेंगे, यदि थोड़ा सा प्रैक्टिकल किए होंगे तो यहाँ घटाने बढ़ाने वाला है, तो एक एक बूंद गिरता तो उसको नोट किया जाता है कि इस पे कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब ये सब देखा जाए भाई, लिमिट टेस्ट वगैरह ना, ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, आपको यदि कॉलेज में पढ़े होंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, नहीं आएगा तो केवल आप थोड़ा थोड़ा रिवाइंड करिए कि कैसे एक्चुअल में होता है, तभी माइंड में बैठ जाएगा। आमतौर पर टाइट्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें एक ज्ञात सांद्र वाले घोल को अज्ञात सांद्र वाले घोल के साथ है, ठीक है, घोल के साथ क्या कर देते हैं, प्रतिक्रिया कराई जाती है जब तक कि अभिक्रिया पूर्ण न हो जाए। कहने का मतलब देखिए, एक हमने यहाँ पर कंटेनर लिया, अभी बोले इसमें पानी हमने वाटर ऐड कर दिया, क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, और इसमें हमने मान लिया कोई अननोन चीज़ डाल दिया, मतलब चीनी डाल दी है, मान लेते हैं 5 ml, हमको नहीं पता है 5 ml हम मान लेते हैं। तो अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये तो हमें पता है कि अच्छा चलो एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, दूसरा चीज़ नहीं पता होना चाहिए। जैसे मान लेते 100 ml हमने क्या कर दिया, पानी ऐड कर दिया, और शुगर मान लेते 5 ग्राम हमने शुगर ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हमको नहीं पता शुगर ऐड कितना किया है, तो अब शुगर को आइडेंटिफाई, ये अज्ञात है, ये हमारे पास क्या होगा भाई, अज्ञात है, और ये हमारे पास ज्ञात है। तो अब अज्ञात को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का उपयोग का मापन विश्लेषण भी जाना चाहिए। वॉल्यूम मतलब कितना वॉल्यूम है, मेजरमेंट बड़ी जरूरी है, लिखना पड़ता है, इतना ml सब कुछ मेजरमेंट करेंगे तो बढ़िया से होगा। ठीक, तो ये होगा इंट्रोडक्शन के बारे में। फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किस सिद्धांत पे काम करता है? जब विलयन का विश्लेषण किया जाता है उसे, ठीक है, जिन विलयन का विश्लेषण किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अननोन वॉल्यूम कहाता है। अननोन, उसको हमको उसी का विश्लेषण करना है जो अननोन है। जब इंडिकेटर के प्रेजेंस में अज्ञात का पता चला लगता है, अब इंडिकेटर क्या होता है, जैसे इंडिकेटर आपकी गाड़ी जा रही इधर मुड़ेगी कि इधर मुड़ेगी तो वो बताता है। उसी तरह से जो अननोन वैल्यू लिए हैं तो एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है या कौन सा मीडियम है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। टाइट्रेशन मेजर करता है, वॉल्यूम कंप्लीट करता है और सॉल्यूशन रिएजेंट के बीच में कंपेयर किया जाता है। इस सिद्धांत पे कवर करता है। रिएजेंट और सॉल्यूशन की मात्रा ठीक है, अनुमापन में उपयोग किए जाने वाले अभिकारक के आमतौर यानी आयतन और सांद्रता पर निर्भर करता है। कहने का मतलब रिएजेंट और सॉल्यूशन की मात्रा मापन में उपयोग किए जाने वाले अभिकारक के आयतन, मतलब कितना अमाउंट में अभिकारक लिए और कितना अमाउंट में सांद्रता है, उस पे निर्भर करता है। ये भी सिद्धांत पे काम करता। ठीक, फिर क्या दे रखा है, प्रोसीजर फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। कौन कौन सा प्रोसीजर होता है? जैसे आप जाएंगे लैब में, कहेंगे सर, मैडम बोलेंगी लाओ भैया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करो, तो कुछ न कुछ होगा ना। सबसे पहले क्या करेंगे, एक विशिष्ट टाइट्रेशन में एक बीकर या फ्लास्क से शुरू किया जाता है। फ्लास्क मतलब एक बीकर लेंगे, या आप कोनिकल फ्लास्क, या तुम्हारे पास कुछ भी ले सकते हैं, लेना चाहिए, जिसमें टाइट्रेशन का सटीक मात्रा पता चले। अब उसमें जब लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है 2 ml 4 ml 10 ml सब कुछ मेंटेन रहता है, उसको नोट करना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन का एनालिसिस करना जरूरी होता है। ठीक, सटीक टाइट्रेशन के लिए टाइट्रेशन की सामग्री का चयन बहुत जरूरी है, मतलब उस टाइट्रेशन में जो भी चीज प्रयोग होने वाला सबको लाके आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक, ये होना चाहिए। टाइट्रेशन की थोड़ी मात्रा में इंडिकेटर जोड़ना चाहिए। इंडिकेटर जोड़ता तो वेटिंग करेंगे, एंड प्रोडक्ट देखेंगे और कंपेयर करेंगे किससे, उससे। ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है, बस अपना काम हो जाएगा। तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल हो गया, कैसे किया जाता है, प्रोसीजर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। देखो हमसे कहा था, एक्सप्लेन कर दिया। फिर कर दिया रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो इसी को हम रेडॉक्स टाइट्रेशन की तरफ देखते हैं। ठीक है, पेज पलटते हैं भाई।
तो आपके सामने देखिए लिख रहा है रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब क्या होता है गुरुदेव, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। रेडॉक्स क्या होता है? रेडॉक्स डेराइव फ्रॉम द टू वर्ड, मतलब रेडॉक्स दो वर्डों से मिलकर बना होता है। पहला देखिए रेडॉक्स क्या होता है? रेडॉक्स। आर से तुम्हारे पास क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या बाबू होता है? रिडक्शन होता है। ओ एक्स मतलब क्या होता है आपके सामने? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, अब देखिए दो टर्मोलॉजी पर, ये 10th में था ये, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, मतलब सिंपल सा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। तो क्या लिखा है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होता है। एक ही अभिक्रिया में, याद रखना, एक ही अभिक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जो आपके सामने दिया गया है। अब कहेंगे सर रेडॉक्स यानी रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए। रिडक्शन क्या होता है? किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का निकलना, ये क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। कोई भी कंपाउंड है, मान लेते हैं हमारे पास एक यक्स कंपाउंड है, इसमें जब हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रिडक्शन बोलते हैं। या दूसरा इसी का उल्टा कर दिए, कोई एक यक्स कंपाउंड है, ऑक्सीजन जब जुड़ता है और हाइड्रोजन यहाँ से निकलता तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन बोला जाता है। आशा करते हैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है, जो आपके सामने रेडॉक्स अभिक्रिया में पोर्शन दिया गया। अब कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो रेडॉक्स अभिक्रिया में प्रयोग किए जाते हैं? रेडॉक्स टाइट्रेशन में उपयोग होने वाले अलग अलग कलर दिखाने वाले एंड पॉइंट पे, याद रखना, जब हमारे पास प्रोसेस करेंगे ना तो एंडिंग पॉइंट पे जो रिजल्ट दिखेगा उसको कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम रेडॉक्स टाइट्रेशन का प्रयोग करते हैं, जिसको हम रेडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। अब कौन कौन सा केमिकल हम प्रयोग करते हैं जो सामने दे रखा है? पहला, सेल्फ इंडिकेटर में पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जो एक सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। ये करता क्या है? पिंक कलर से कलरलेस हो जाता है। याद रखना, देखो पिंक कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ये जब इसके साथ कांटेक्ट में आएगा रिडॉक्स रिएक्शन के तो कलरलेस हो जाएगा। तो समझिए रेडॉक्स अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो चुकी हमारे तो ये नहर है। तो आयोडीन जो होता है ब्राउन हो जाएगा, ब्लैक कलर में हो जाएगा, तब भी समझ लो हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। एक तुम्हारे पास क्या होता है? फिनानथ्रोलीन होता है, फिनानथलीन नहीं, फिनानथ्रोलीन होता है, जो ब्लू कलर से किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड कलर में। तो ये सब आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि रेडॉक्स टाइट्रेशन कैसे हो रहा है। ये आपके सामने इंडिकेशन के बारे में हो गया। यानी सूचक का चयन, मान लेते इंडिकेशन ले रहे हैं तो कैसे उनका चयन करेंगे? ऐसे ना थोड़ी कोनो इंडिकेशन उठा के लेके चले आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिकेटर आइडियल होना चाहिए, मतलब सुटेबल से आराम से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक, फास्ट कलर चेंजेज होना चाहिए, मतलब जिसमें जब आप जैसे ब्लू से रेड हो रहा है तो मान लेते 1 घंटा हो तब तक घंटी उंटी लग जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तुरंत हो, डालते ही तुरंत हो जाना चाहिए। रिएक्शन के प्रभाव यानी रिएक्शन पर कोई प्रभाव न डाले, रिएक्शन पे प्रभाव डालेगा तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उपयोग की बात की जाए तो कहाँ उपयोग करते हैं? फिनॉल के डिटर्मिनेशन में, कोई सोल्यूशन में फिनॉल प्रेजेंट है कि नहीं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम रेडॉक्स टाइट्रेशन करते हैं। तो फिनॉल के डिटर्मिनेशन में, लिमोनाइट में आयरन की उपस्थिति पता करने के लिए, यानी लिमोनाइट लाते हैं तो उसमें आयरन होता है, ठीक है, फेरस के फॉर्म में, तो आयरन की उपस्थिति पता करने के लिए रेडॉक्स टाइट्रेशन किया जाता है। लाइमस्टोन लाइम, उसमें कैल्शियम की कितनी मात्रा प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रेडॉक्स टाइट्रेशन का प्रयोग किया जाता है, जो आपके सामने इतना दे रखा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमने क्या कर दिया है? पूरा डिटेल में कर दिया, इतना डिटेल में हमें जाना नहीं चाहिए था। अब हमारी लैंग्वेज आप थोड़ा थोड़ा पकड़ रहे होंगे, अब हम थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दे रखा है? डिस्कस एंड क्लासीफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। क्या दे रखा? दोबारा क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल दिया है? डिस्कस एंड एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम चलते हैं यहाँ पर। अब ये क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। ठीक, इसमें क्या क्या कहा है? सबसे पहले एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में बता देना और क्लासिफिकेशन और 2-3 ठीक एग्जांपल दे देना, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये छोटा टाइप में क्वेश्चन होता है, अब टाइट्रेशन बड़ा टाइप में होता है, बस इसमें सटीक बता दिए, अपना काम हो जाएगा। क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। अब क्या देखा?
एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। अब नियोप्लास्टिक पहले समझो क्या होता है। नियोप्लास्टिक जिसे हम दूसरा नाम कैंसर होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर का स्टार्ट करिए, इसको बंद करके हम सेकेंड ईयर का पढ़ा दें। अभी सुबह तो पढ़ाया गया भाई, ठीक है, फार्माकोलॉजी तो पूरा कंप्लीट किया गया, ठीक है। चलो इसको बंद कर देते हैं। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है? नियोप्लास्टिक मतलब कैंसर होता है, ठीक। ऐसी दवाइयां जो कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसको हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कहते हैं। तो क्या लिख रखा? ऐसी दवा जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है उसे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बोलते हैं। आप समझ गए कि नहीं? सिंपल सा अपनी भाषा में समझिए। ऐसी दवाइयां, ठीक है, ऐसी दवाइयां जो हमारे पास कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाती हैं उसको एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कहते हैं। आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको भेज दिया जाएगा भाई, नोट की चिंता मत करिए, ठीक है। ठीक, अब यहां से तुम्हारे पास क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को एंटी कैंसर भी कहा जाता है। देखिए, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को एंटी कैंसर भी कहा जाता है। कैंसर सेल आल्सो नोन एज हेला सेल, मतलब कैंसर सेल को किस नाम से जाना जाता है? हेला सेल बोलते हैं। अब होता क्या है, देखिए, अब हमारा नॉर्मल क्या होता है कि एक सेल ये रहे, ठीक है, एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, एक सेल है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वहां नंबर रहेगा, वहां ले सकते हैं। देखिए, एक सेल है तो दो सेल में डिवीजन हो जाता है, चलो कोई नॉर्मल। इसके बाद रुक जाता है, जैसे मान लेते हैं हमको यहाँ चोट लगी, ठीक है, यहाँ चोट लगी, चोट लगने के बाद 2-4-10 सेल डिवीजन करेंगे और अपने आप को यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, कर देंगे, अपना मेंटेन हो जाएगा। बट हेला सेल एक बार डिवीजन शुरू करता तो भूल जाता हमें लेना रोकना है, बिना ब्रेक की गाड़ी होती, चलते जाए चलते जाए, इसीलिए इसे हेला सेल बोलते हैं। कैंसर किसी को होता देखें बड़ी तेज मल्टीपल करता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन किसके, यानी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के अंतर्गत, ठीक। अब क्या लिख रखा? क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी, यानी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, यानी कैंसर का तुम्हारे पास यहाँ पर दिया गया है क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है बट हमने छोटा करके यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला दे रखा है एल्कलाइट एजेंट। अब एक एक एग्जाम्पल इसमें लिखते चलिएगा। यानी सबसे पहले तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? एल्कलाइट एजेंट। इसमें तुम्हारे पास एग्जाम्पल हम क्या लिखते हैं? मेक्लोरीथामीन लिखते हैं, थामीन हो जाएगा, ठीक। इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन चलता भाई, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या लिख रखा है? मेल्फालान दिया गया है, ठीक है। तो ये दो दवाइयाँ हमने इसमें लिख दिया। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती, दूसरा में एग्जाम्पल में, दूसरे में क्या हो जाता है? एंटी मेटाबोलाइट्स। अब एंटी मेटाबोलाइट्स क्यों करते हैं? क्योंकि कैंसर की जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है उसको ही मार देता। अब बताओ, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस खत्म हो गया तो जाहिर सी बात बैक्टीरिया तुरंत मर जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स में कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें सबसे पहला एग्जांपल तुम्हारे पास कौन आ जाता है? मेथो, ठीक है, मेथोट्रैक्जेट आता है, मेथोट्रैक्जेट आता है एक दवाइयाँ। दूसरी दवाइयाँ तुम्हारे पास क्या आ जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? मरकैप्टो, ठीक है, मरकैप्टोप्यूरिन होता है, मरकैप्टोप्यूरिन होता है। और नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होता है? थियो, ठीक है, थियो गुआ, ठीक, गुआनीन होता है, ठीक। ये आपके सामने एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग्स के अंतर्गत आती है। अब हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट आते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो डायरेक्ट नेचर से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे बिनब्लास्टीन हो जाएगा, बिनब्लास्ट, ठीक है, बिनब्लास्टीन हो जाएगा, ये पहली दवा। दूसरी दवा तुम्हारे पास क्या लिख सकते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? इटोपोसीड बोलते हैं, इटोपोसीड बोलते हैं। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है। बस इतना देखते हैं, दो दवाइयाँ बहुत हैं, ठीक है। बिनक्रिस्टीन भी लिख देते हैं, ये फार्माकोलॉजी में, फार्माकोग्नोसी में आप पढ़ेंगे, ठीक है। बिनक्रिस्टीन हो जाएगा, बिनक्रिस्टीन हो जाएगा, जो आपके सामने दी गई है। तो ये दो। नेक्स्ट में एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है? ऐसी दवाइयाँ जो एंटीबायोटिक की तरह काम करती हैं। जैसे तुम्हारे पास इसमें बहुत सारी तुम्हारे पास आती हैं, जैसे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? मीटोमायासिन हो जाएगा, मीटोमाइसिन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है, ठीक है, ठीक है, एक्टिनोमाइसिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएगा। हार्मोन्स के अंतर्गत देखा जाए तुम्हारे पास क्या होता है? हार्मोन्स के अंतर्गत देखा जाए तुम्हारे पास कई आते हैं, जैसे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? प्रीडिनिस्लोन हो जाएगा, प्रीडिनिस्लोन हो जाएगा, एक एग्जाम्पल। दूसरा तुम्हारे पास क्या लिख रखा है? टैमो, ठीक है, टैमोक्लिसिफेन दिया गया है,
ठीक। रेडियो एक्टिव तुम्हारे पास क्या होता है, ऐसे दवाइयाँ जो क्या होता है रेडियो एक्टिव, जो सबसे के कैंसर में सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रेडियो गोल्ड सोल्यूशन का उपयोग किया जाता है, रेडियो गोल्ड सोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। ये आपके सामने सोडियम फास्फेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम फास्फेट हो जाएगा। तो इतने में क्लासिफिकेशन किया गया है। एक बार दोबारा हम पढ़ते हैं। एल्की लिखा है एल्कालाइटिंग एजेंट, इसमें तुम्हारे पास क्या लिखा है, यानी लिखा है मेक्लोरिथामीन हो जाएगा, मेलफानफालान हो जाएगा। एंटी मेटाबोलाइट्स में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मीथोट्रैक्जेट हो जाएगा, मार्केप्टोप्यूरिन हो जाएगा, थियोगुआनिन हो जाएगा, जो आपके सामने दिया गया है। नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंतर्गत देखा जाए तो बिन ब्लास्टीन हो जाएगा, बिन क्रिस्टीन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इओप्सीड हो जाएगा, जो आपके सामने दिया गया है। यानी नेक्स्ट में तुम्हारे पास एंटीबायोटिक में देखा जाए तो मीटोमायासिन हो जाएगा, एक्टिनोमायासिन हो जाएगा, ये दवाइयाँ दी गई हैं। हार्मोन्स के अंतर देखा जाए तो हमारे पास क्या लिखा है, प्रीडिनिसोलोन दे रखा है, टोमो, ठीक है, टोमोजिक्स यानी टोमोहेक्सी, ठीक है, हेक्सीफेन दिया गया है। रेडियो एक्टिव में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, रेडियो गोल्ड सोल्यूशन आता है, रेडियो गोल्ड सोल्यूशन आता है, और सोडियम सल्फेट आता है, सोडियम फास्फेट आता है। तो ये क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल के साथ हमने ड्रग्स देखा है। अब टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर कई तरह के होते हैं, कहते हैं यार उनको स्किन कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, बोन कैंसर हो गया, तो उसका कुछ न कुछ नाम होगा। यस सर, नाम होगा। यदि स्किन कैंसर होता तो उसका नाम क्या दिया जाता है, कार्सिनोमा दिया जाता है। अब कार्सिनोमा वर्ड कहीं भी आए, जैसे पूछ दे कार्सिनोमा क्या होती है, तो स्किन कैंसर इज नोन एज कार्सिनोमा। अब सार्कोमा क्या होता है, जब बोन अथवा ब्लड कैंसर होता है, बोन अथवा ब्लड कैंसर होता है तो सार्कोलोमा बोला जाता है, ठीक। ल्यूकेमिया किसे बोलते हैं, जब बोन में सिर्फ बोन मैरो जो होता है, बोन के अंदर बोन मैरो जो होता है उसमें कैंसर हो जाता है तो उससे ल्यूकेमिया बोला जाता है। तो ये कैंसर के तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, टाइप हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ऐसी ड्रग्स, क्या लिखा, क्लासिफिकेशन ड्रग्स एक्टिंग नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन केमिकल तथा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है थोड़ा सा बता देना पड़ेगा, सेडेटिव तथा हिप्नोटिक्स का क्लासिफिकेशन, किसी एक दवा का पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बता देना पड़ेगा, ठीक है। इतना बता देंगे तो अपना काम हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो कैसे करते हैं आपके सामने दिखाते हैं। पेज नंबर तुम्हारे पास कितना होगा, 55 हो जाएगा। भाई खतरनाक गाना चला दिया जी बगल में, ठीक है। तो ये आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ड्रग्स के अंतर्गत आती है। सबसे पहले थोड़ा सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद सेडेटिव तथा हिप्नोटिक्स क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन, किसी एक दवा के बारे में एक्सप्लेन कर देना है। तो क्या लिखा है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये तो आप बचपन से जानते हैं भाई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन तथा स्पाइनल कार्ड होते हैं। अब ये होता क्या है, देखिए हमारे पास जो शरीर होती थी, ये हमारे पास ब्रेन हो गया, ब्रेन से ये स्पाइनल कार्ड हो गया, तो ये जो तुम्हारे पास ब्रेन हो गया, ठीक है, और ये हमारे सामने स्पाइनल कार्ड हो गया, ये सब भी हमारे शरीर के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। ब्रेन हमारे थिंकिंग कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटी, मूव फील यानी मूव मतलब जाना, घूमना फिरना, फील करना, मेमोरी याद करना आदि को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ब्रेन की होती है, ठीक है, ब्रेन की होती है। स्पाइनल कार्ड मैसेज को प्रत्येक नर्व से कलेक्ट करके ब्रेन को देता है। स्पाइनल क्या कर देता है, इधर उधर से लाता है, ठीक है, इधर से आ रहा मैसेज, इधर से आ रहा, इधर से आ रहा, इधर से, सब जगह से कलेक्ट करके उठा के ब्रेन को दे देता है, स्पाइनल कार्ड। अब यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं, ठीक। तो ये हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया। उसके बाद हमें पास क्या करना, पर सेडेटिव को बताना पड़ेगा, ठीक है। सेडेटिव आपके कोई एक ड्रग्स सेडेटिव तथा हिप्नोटिक्स के बारे में। अब ये सेडेटिव क्या होता है, डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, किसी एक दवा के बारे में एक्सप्लेन करें, कोई एक कर सकते हैं, ठीक। तो सेडेटिव क्या होता है अब समझिए। कभी किसी को बड़ी चिंता हो जाता है, काहे छोड़ के चली जाती है, रिचार्ज कराते 2-2 3-3 महीना का तब भी दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो चिंता को कम करने के लिए सेडेटिव ड्रग्स की दी जाती है, ठीक है। तो हकीम जो तुम्हारे पास हो ना, गुप्त रोगी मिलने वाले, उनसे मिलने लगते हैं लोग। सेडेटिव का उपयोग, अब सेडेटिव हिप्नोटिक्स अलग होता है। सेडेटिव का उपयोग सामान्यतः चिंता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसी दवाइयां जो चिंता को कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं उसी को सेडेटिव ड्रग्स बोलते हैं, ठीक।
सेडेटिव को हम क्या बोलते हैं, यानी एंजाइटिक चिंता को कम करने के लिए किया जाता है, मतलब इसका ये दूसरा नाम है। सेडेटिव उत्तेजना को कम करता है, जैसे आपके सामने बहुत ज्यादा उत्तेजना हो गई है, ठीक है, तो आपको वो कम कर देगा, ठीक। तो ये चिंता को कम करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है सेडेटिव कहलाता है। हिप्नोटिक्स क्या होता है, किसी पर्सन को कभी कभी नींद नहीं आती है, जैसे गाना नहीं चला प्यार और नींद सब खो जाता है प्यार में, तो प्यार में नहीं पढ़ाइयों में खो जाता है कभी कभी भाई, ठीक है। तो हिप्नोटिक्स का उपयोग नेचुरल स्लीपिंग लाने के लिए किया जाता है। किसी पर्सन को सही से नींद नहीं आ रही है तो उसको सही से, ठीक है, नींद लाने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को हिप्नोटिक्स बोला जाता है। इसका एग्जांपल में तुम्हारे पास डाइजापाम आ जाता है, अल्प्राजोलाम। अब ये कहे लिख दिए गुरुदेव, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 या 22 में, कह दिया गया था एग्जाम्पल ऑफ हिप्नोटिक्स, तो कितने लोग नहीं लिख पाए थे, तो ये 2 एग्जाम्पल छाप देंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से दे रखा भैया क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक। कितना ऐसे सुटेबल मात्रा में आप क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा। 3 में क्लासिफाई किया गया, यूरिया डेरिवेटिव, दूसरा बेंजोडाइजापिन, नॉन बेंजाडाइजापिन, यानी 3 होती हैं। यूरिया डेरिवेटिव होता, बेंजोडाइजापिन होता, नॉन तुम्हारे पास बेंजोडाइजापिन के अंतर्गत आती हैं, यानी 3 दवाइयां होती हैं, ठीक। नमस्ते, ठीक है। तो अब ये होता कैसे, क्या क्या इसको सुनिए। अब मान लेते ये आपको एग्जाम में नहीं याद रहे, सिलेबस में है, ये याद नहीं रहे, तो आप ये लिख के 1-2 दवा का नाम लिख देना, ये लिख के 1-2 दवा का नाम लिख देना, ये लिख के 1-2 दवा का नाम लिख देना। ये लास्ट ऑप्शन है, लेकिन नहीं आज हम याद कर ले ना, याद करब जा हम ये लिखम, ऐसा नहीं। लास्ट ऑप्शन मान लेते याद नहीं आए कि लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट नहीं याद रहे, यानी हिप्नोटिक्स, एंटी एंजाइटी, एंटी कंसुलेंट नहीं याद रहे, तो ये लिखना, इसमें से 6 दिया गया, कोई 2 दवा का नाम लिख देना, ये लिखना, इसमें से कोई 2 दवा का नाम लिख देना, बस अपना काम हो जाएगा, ठीक। इस तरह से तुम्हारे पास काम करना है, ठीक। तो यूरिया डेरिवेटिव में लॉन्ग एक्टिंग में कौन सी दवा आ जाती है, फिनोबार्बिटोन आता है, मीफोबार्बिटोन आता है। शॉर्ट एक्टिंग में देखा जाए तो क्या हो जाता है, ब्यूटाबार्बिटोन आ जाता है। नेक्स्ट में मीथा हेक्सीटोन आता है, ठीक। शॉर्ट यानी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में देखा जाए तो थियोपेंटान आता है, हेक्साबार्बिटोन आता है। तो ये आपके सामने हो गया यूरिया डेरिवेटिव के बारे में। बेंजोडाइजापिन में देखा जाए तो तुम्हारे पास हिप्नोटिक्स में तुम्हारे पास कौन सी दवाइयां आती हैं, डाइजापाम एंड अल्प्राजोलाम आता है। एंटी एंजाइटी ड्रग्स क्या होती है, ठीक है, जो एंजाइटी को कम करती है, ठीक है। इसमें डाइजापाम और ओक्साजेपाम का प्रयोग किया जाता है। एंटी काउंसुलेंट में देखा जाए तो लोराजेपाम और डाइजापाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नॉन बेंजोडाइजापिन में तुम्हारे पास जोपिक्लोन आता है और जोपिडेम आता है। तो ये आपके सामने इतनी दवाएं दी गई हैं, ठीक। ये हो गया आपके सामने, किसी एक दवा को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हम डाइजापाम को ही एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी मतलब स्ट्रक्चर वगैरह बता देना, फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी क्या होती, किस अवस्था में आता है, यही बता देना, बस काम हो जाएगा। तो डाइजापाम क्या होता है, डाइजापाम की क्रिया लंबे समय तक होती, मतलब खा लोगे तो बहुत बढ़िया नींद आएगी, बट खाना मत भैया। डाइजापाम एक एंटी काउंसुलेंट मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी की होती है, मसल को रिलैक्स कराएगी, बढ़िया स्लीपिंग आएगी, ठीक। तो ये डाइजापाम के बारे में हो गया। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने देख सकते हैं, यूपीएससी नेम आपके बगल में दिया गया है, ठीक। ये हो गया यानी स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए, कहाँ कहाँ ये दवाइयों को रखना पड़ेगा। डाइजापाम को फ्रीजर में रखना पड़ता है, यदि इंजेक्शन रहेगा तो, ठीक। ये होगा टैबलेट रहे तो कहीं पर रख सकते हैं। डाइजापाम ग्लास में रखकर 90 दिन तक 4 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता। अब ये कहने का मतलब क्या, जैसे इंजेक्शन में भर लिए तो ग्लास के अंदर हो गया, तो पहले ग्लास आता था इसीलिए ग्लास लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये खोल कर रख दिए तो 90 दिन के अंदर इसे यूज करना पड़ता है, जो 4 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखे जाते हैं, मतलब कम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, ठीक। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन देखा जाए तो टैबलेट के रूप में आता है, ओरल सोल्यूशन के रूप में आता है, रेक्टल जेल के रूप में आता है और इंजेक्टेबल सोल्यूशन के रूप में आता है। ये आपके सामने हो जाएगा। अब ब्रांड नेम की बात की जाए तो वैलियम के नाम से आ जाता है, डाइस्टेट के नाम से आ जाता है, डाइस्टेट एक्रूडियल के नाम से आता है। उपयोग की बात की जाए, कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, डाइजापाम का उपयोग गंभीर चिंता विकारों को कम करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। किसी पर्सन को अनिद्रा के प्रबंध में, मतलब किसी को नींद नहीं आ रही तो उनको सही करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऐठन को कम करने के लिए, किसी को सीजर टाइप में होता है, ऐठन हो रहा है तो उसको कम करने के लिए हम डाइजापाम का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके सामने ये ड्रग्स दी गई थी। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा क्वेश्चन, चौथा हो गया 5वां, डिफाइन एंड क्लासीफाई डाईयूरेटिक्स।
और तुम्हें क्या करना, डिस्कस देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी एक दवा को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देना। सबसे पहले डायूरेटिक क्या होता है, इसके डिफिनेशन और इसका क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन 32 पेज नंबर पे दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना पड़ेगा, तो डायूरेटिक क्या होता है। ठीक है, तो आपके सामने देखिए सबसे पहले दे रखा है डायूरेटिक क्या होता है। आपको हेडिंग ऐसे प्यारा सा डालना पड़ेगा, डायूरेटिक्स क्या होता है। ठीक, अब डायूरेटिक क्या होता है, कभी कभी सुनेंगे किसी को पेशाब नहीं उतर रहा, तो उतारने के लिए भी दवा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए डायूरेटिक एक ऐसा दवा है जो मूत्र उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डायूरेटिक बोलते हैं। सिंपल सा, ऐसी दवाइयाँ जो मूत्र उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती हैं उसी को डायूरेटिक कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, डायूरेटिक बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या दे रखा, डायूरेटिक मुख्यतः शरीर से जल और आयन जैसे सोडियम क्लोराइड को उत्सर्जित को बढ़ाता। मतलब डायूरेटिक दिया जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर से पानी को खींचेगा और किडनी को देगा, किडनी फिल्टर करके उठा के बाहर कर देगा, तो इसको डायूरेटिक्स कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से हमें आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक। देखो इसे 3 में कैटेगराइज किया गया है, तीसरा वाला थोड़ा सा लेंदी है बट आपको हम शॉर्ट बताएंगे कैसे करना है। देखिए लूप डायूरेटिक में जिसे हम हाई एफिकेसी बोलते हैं, थियाजाइड मीडियम एफिकेसी बोला जाता है। लूप डायूरेटिक में तुम्हारे पास पहला एग्जांपल फुरसामाइड आता है, बिमेटानाइड आता है, टूलास यानी क्या देखा, टोरोसोमाइड आता है। यानी लूप डायूरेटिक के अंतर्गत इतनी दवाइयां आ गई हैं। एक एक दो दवा एग्जाम्पल याद रखेंगे तभी काम हो जाएगा। थियाजाइड देखा जाए तुम्हारे पास क्या होगा, मीडियम एफिकेसी होता है। लिख रखा बेंजा, ठीक है, थियाजाइड होती है। हाइड्रोक्सी क्लोरोथियाजाइड होती है यानी जाइपामाइड होता है, ये इसके अंतर्गत आ गई है। नेक्स्ट में क्या लिखा है, वीक डायूरेटिक क्या होती है, जो शॉर्ट समय के काम करती है। अब इसे फर्दर 3 में डिवीजन किया गया। मान लेते हैं आपको ये तीनों न याद रहे कि ये होता ये जो दवा दी गई ना वीक डायूरेटिक में 2-3 एग्जाम्पल लिख देंगे। जैसे ये नहीं एग्जाम्पल लिखे हैं उस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे, लास्ट चांस है वो। ठीक है, इसमें कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिटाजोलामाइड बोलते हैं। पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक क्या होता है, स्पाइरोलैक्टोन होता है और ठीक है, एफ्लोरोनोन होता है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक के अंतर्गत देखा जाए तो मैनिटॉल होता है, आइसोबार्बी यानी बारबाइड होता है, सार्बाइड होता है, एक्चुअल में सार्बाइड है। ठीक है, या आइसोसार्बाइड होते हैं। तो आपके सामने क्या क्या हमने देखा, डायूरेटिक क्या होता है, क्लासिफिकेशन हमने देखा। उसके बाद किसी एक दवा को हम फुरसामाइड सबसे फेमस दवा है, इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो फुरसामाइड क्या होता है, फुरसामाइड एक यानी बेंजोइक सल्फोनामाइड फ्यूरान को तेज शुरुआत और क्रिया करके शॉर्ट एक्टिंग तक बना रहता है। कहने का मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रयोग किए जाने वाला दवाओं फुरसामाइड होता है, जो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, बेंजोइक सल्फोनामाइड फ्यूरान के अंतर्गत आता है। ठीक, अब बेंजोइक क्योंकि इसमें एक रिंग होती है बेंजीन की, सल्फामाइड मतलब एक तुम्हारे पास ये सल्फाइड ग्रुप जुड़ा होता है, फ्यूरान मतलब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर इसमें फ्यूरान का होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, बेंजोइक सल्फोनामाइड फ्यूरान बोला जाता है। ये आपके सामने स्ट्रक्चर दिया गया, केमिकल प्रॉपर्टी में लिखना पड़ेगा कि ये हो रहा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर हो गया और ये अब सामने आईयूपीएसी नेम दे दिया गया है। स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तभी कोई टेंशन नहीं है। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन, फुरसामाइड कमरे के ताप पे रखा जाना चाहिए। ठीक है, फुरसामाइड दवा लेकर आए, कमरे के ताप पे दे, कोई टेंशन नहीं है। बट कभी कभी इंजेक्शन होता तो उसे हमें फ्रीजर वगैरह में रखना पड़ता है। इसे ठीक है सूर्य के प्रकाश तथा मॉइस्चर से दूर रखें। ठीक, बंद कंटेनर में आपको रखना पड़ेगा, किसको, फुरसामाइड को। तो ये आपके सामने हो गया है। यहाँ से फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन देखा जाए तो मार्केट में टैबलेट तथा इंजेक्शन के रूप में ये मार्केट में उपलब्ध होता है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो आप यानी क्या होता है, फ्रूसीमीन के नाम से आ जाता है, फ्रूसीम के नाम से आ जाता है। लैसिक्स जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने दवाइयों में से एक है, लैसिक्स के नाम से आता है। ठीक, उपयोग की बात की जाए तो फुरसामाइड का उपयोग किडनी प्रॉब्लम में किया जाता है। किसी पर्सन को किडनी प्रॉब्लम हो गई तो उनको सही करने के लिए हम फुरसामाइड का प्रयोग करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए हम फुरसामाइड का प्रयोग करते हैं। हार्ट प्रॉब्लम में हार्ट फेलियर में किसी बंदे का हार्ट फेल हो चुका तो उनको सही करने के लिए हम फुरसामाइड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
और लीवर सिरोसिस में, लीवर सिरोसिस के अंदर यूरिया बन रहा है तो यूरिया उठा के देगा किडनी, किडनी उठा के भेज देगा बाहर। तो इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं फुरसामाइड का। ठीक, तो आपके सामने फुरसामाइड के बारे में ये रहा। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया भाई, 6 नंबर क्वेश्चन हमें 6वां करना है। ठीक है, हम पीडीएफ में 7 दे देंगे, ठीक है 7 का पीडीएफ देंगे, बट हम 6 हम पढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्या दे रखा है, एक्सप्लेन फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड रिलेटेड एजेंट। सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा पूरा डिटेल में। ठीक है, फिर क्या बताना है इसका जी, फिजिकल तथा केमिकल, किसी एक दवा को अच्छे से आप एक्सप्लेन कर देंगे, किसी भी एक दवा को एक्सप्लेन कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये आपके सामने क्या दे रखा, कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स को जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट बोला जाता है। ठीक है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट बोला जाता है। देखिए हमारे जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होते हैं 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक किसी चीज को बढ़ाता, पैरासिम्पैथिक उसको घटाता है। ठीक, तब क्या लिखा है, कोलिनर्जिक ड्रग्स एक फार्मास्यूटिकल एजेंट का श्रेणी है जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलिन पर कार्य करता है। ठीक, एसिटाकोलिन एक तरह का एंजाइम अथवा हार्मोन होता है जो हमारे शरीर के अंदर बाइंड करके बीटा रिसेप्टर को, और एडर्जिक जो तुम्हारे पास एसीएच हार्मोन होता है उसको मेंटेन करने का, ईसीई यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी जाती है। जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के भीतर प्राथमिक न्यूरोसेप्टर का काम करता है। तो सिंपल सा कोलिनर्जिक ड्रग्स एक ऐसी श्रेणी के अंतर्गत आती है जो आपके न्यूरोट्रांसमिशन एसिटाकोलिन पर कार्य करता है, जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के भीतर प्राथमिक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन के बारे में। अब यहाँ से दे रखा भाई क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन 2 में किया गया, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। दोबारा बोलते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एसिटाकोलिन आता है। कौन सा आता है, एसिटाकोलिन आता है। नेक्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास मेथाकोलिन आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, कार्बाकोल आता है, यानी पीलोकार्पिन आता है। तो डायरेक्ट एक्टिंग में 4 एग्जाम्पल है, कौन कौन, एसिटाकोलिन, मेथाकोलिन यानी कार्बा, ठीक है, कार्बाकोल होता, पीलोकार्पिन होता। तो इतनी दवाइयाँ दी गई हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग ऐसी दवाइयाँ जो इनडायरेक्ट रूप से काम करती हैं, इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आता है। रिवर्सिबल के अंदर तुम्हारे पास कौन सी दवाइयाँ आती हैं, फाइसोस्टिग्मिन आता, क्या हो जाता है, फाइसोस्टिग्मिन आता और नियोस्टिग्मिन आता है। ठीक है, तो ये 2 दवाइयाँ हमारे सतीश के अंतर्गत आती हैं। इरिवर्सिबल के अंदर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, कार्बोराइल आता है और तुम्हारे पास लिखे हैं प्रोपोजर आता है और डाइजोनोन आता है। तो आपके सामने इतनी दवाइयाँ हैं। तो ये आपके कोलिनर्जिक ड्रग्स हो गई और इसका क्लासिफिकेशन हो चुका है। किसी एक दवा को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक, पूरा स्ट्रक्चर वगैरह सारा। अब एसिटाकोलिन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एसिटाकोलिन क्या होता है, एसिटाकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। कौन सा है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। यह मेजर ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट जंक्शन और ऑटोनोमिक गैंग्लिया पर सीएनएस पर स्थित होता है। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे शरीर के अंदर रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। एसिटाकोलिन कैसे वर्क करता है, अब देखिए यहाँ से निकल रहा है तो दवाइयाँ जब देंगे, ठीक है, यहाँ से एक बाइंडर आएगा, बाइंड आएगा तो अपने जब यहाँ बाइंड होगा तो अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा। बट जब हम एसिटाकोलिन उसको दे देंगे तो यहीं से आकर वो बाइंड कर देगा। अब बताइए, बाइंड हो गया तो जाहिर सी बात जब बाइंड होइल तो उनके तो चल ही नहीं दी, काम अपना हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक, तो ही लिखा गया है ये आपके सामने, यानी एसिटाकोलिन का स्ट्रक्चर दिया गया और आपके सामने आईयूपीएसी नेम दिया गया। स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए, बंद कंटेनर तथा सूखे स्थान पर रखना चाहिए। किसको, एसिटाकोलिन को। एसिटाकोलिन को रूम टेम्परेचर पे रखें, ठीक। सूर्य के प्रकाश तथा मॉइस्चर से हमें दूर रखना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन देखा जाए तो इंजेक्शन और जेल के रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो माइकोल ई के नाम से आता है। कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, मोतियाबिंद की सर्जरी में, किसी पर्सन को मोतियाबिंद का सर्जरी करना, उसको आंख के अन्य प्रॉब्लम में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका, एसिटाकोलिन का उपयोग किया जा सकता है। ठीक, तो आपके सामने इतनी रह गई हैं जो हमने क्या कर दिया, 6 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, क्लासीफाई द ड्रग्स एक्टिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज और एंटी एंजाइनल ड्रग्स पड़ेगा। इसको हम पीडीएफ में इंक्लूड कर देंगे, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब हम पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी क्या दे रखा, पार्ट बी में टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है और 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 10 या 30 नंबर आपका यहाँ से मिलता है। क्या लिख रखा है, पहला क्वेश्चन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में दिया गया है। ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में दिया गया है और ये बहुत सटीक क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, सटीक क्वेश्चन क्यों, क्योंकि इस हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या होती, प्रिसीजन क्या होती है, आपके सामने यहाँ दिया गया है। एक्यूरेसी एक्यूरेट बोलते हैं, कहते हैं यार बड़ी खतरनाक, लगभग एक्यूरेट मार दे, तो उसके एक्यूरेट बोलते हैं। अब क्या लिख रखा है, एक्यूरेसी वास्तविक मान के बहुत करीब या सबसे करीब राशि का परिमाण होता है। कहने का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, जैसे मान लेते हैं आपको तीर यहाँ माना, तीनों तीर इसी के अगल बगल मानते हैं तो उसकी एक्यूरेसी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोला जाता है। और ये मानक करीब यानी मानक जो राशि होती है यानी वास्तविक मान होता है उसके बहुत करीब होती है, उसको एक्यूरेसी बोला जाता है। एक्यूरेसी हमेशा ट्रू वैल्यू के नजदीक रहती है। जैसे एक्यूरेसी ये है ना, तो इसके अगल बगल ही रहेगी बट इसके बहुत नजदीक रहेगी तो उसको एक्यूरेसी बोला जाएगा। एक्यूरेसी इज आल्सो नोन एज एक्यूरेट वैल्यू, मतलब एक्यूरेसी को हम एक्यूरेट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। एक्यूरेट हमेशा एक्सेप्टेबल वैल्यू के नजदीक होता, एक्यूरेट मतलब हमेशा एक्सेप्टेबल वैल्यू के नजदीक होता है। जैसे तुम्हारे पास लिखा है ये जो मीन होल है स्टैंडर्ड वैल्यू है, अब इसी पे हमने तीनों तीर मार दिया तो इसी के अगल बगल मतलब इसी घेरा में होना चाहिए तो उसे एक्यूरेसी बोला जाएगा। अब यहाँ से ठीक है, जैसे एग्जांपल तुम्हारे पास जी की वैल्यू, जैसे सुने होंगे 9th में पढ़े होंगे, जी की वैल्यू कितना होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब इसी के अगल बगल देखा जाए तीनों वैल्यू आए तो इसको हम एक रेट वैल्यू में रख सकते हैं जो आपके सामने दे रखा है। अब प्रिसीजन गुरुदेव क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे के नजदीक होते हैं। क्या रखते हैं, एक दूसरे के आपस में नजदीक होते हैं। प्रिसीजन किसी प्रयोग को बार बार दोहराने पर प्राप्त नजदीकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। जैसे अब इसको यहाँ पर समझते हैं, देखिए मेन वैल्यू आपका यहीं पर हमें ठोकना है बट हमारा तीनों तीर इससे बहुत दूर लगा है, देखो बट आपस में ये तीनों क्लोज है, बट आपस में ये तीनों क्लोज है तो इसको बोला जाएगा प्रिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। प्रिसीजन वैल्यू आपस में ठीक है पास पास होती है, देखो आपस में आस पास वो कह चाहे यहाँ 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 कहीं भी हो सकती बट आपस में क्लोज होना चाहिए। ठीक, यह ट्रू वैल्यू से दूर तथा पास भी हो सकती है, मतलब इससे दूर भी हो सकती, पास वैल्यू हो सकती, बट आपस में हमेशा हमेशा नजदीक होना चाहिए। बार बार जो हम आपस बोल रहे हैं यही मेन चीजें हैं आपके सामने प्रिसीजन के अंतर्गत। ठीक, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ गए होंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब नॉन, ठीक है, नॉन क्या लिख रखा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इसको NSD का फुल नेम भैया याद भी रख लेना, क्यों, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा तो आप दांत छियार देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या लिख रखा, इसकी हम डिफिनेशन देख देते हैं और क्लासिफिकेशन अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने दे रखा है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। अब इसको भैया आपको क्या करना पड़ेगा, फुल नेम भी याद रखना पड़ेगा, नहीं फुल नेम याद रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, एक नंबर में पूछ देगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। क्या लिख रखा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एक ऐसी दवा है जिसका उपयोग सूजन, दर्द, बुखार आदि को सही करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटी यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। सिर दर्द, गठिया, चोट, मानसिक धर्म, ठीक है, आदि अन्य परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, NSAID का प्रयोग किया जाता है। मानसिक धर्म में एक मेफोनामिक एसिड होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है। ठीक है भाई, ठीक, अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसे 3 में क्लासिफिकेशन किया गया। नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर के अंतर्गत ये आती है, सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर के अंतर्गत ये आती है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन के अंतर्गत ये ड्रग्स आती है। नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर के अंतर्गत जैसे एग्जांपल में एस्पिरिन आता है, आइबुप्रोफेन आता है, डाइक्लोफेनेक आता है, मेफोनामिक एसिड आता है और एसाइक्लोफेनेक, इसका एग्जांपल दिया गया है। ठीक,
कोक्स 2 इनहिबिटर के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिलेकॉक्स बी आता है, मेला, ठीक है, मेलाक्जिकम आता है, ठीक। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन के अंतर्गत देखा जाए तो पैरासीटामॉल आता है, जो बच्चा ये दवा का नाम जानता है, ठीक। तो ये इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन। अब नीचे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इन आवर सिलेबस, मतलब पीसीआई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे सिलेबस में कितने नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। पहला एस्प्रिन आता, दूसरा डाइक्लोफेनेक आता, आइबुप्रोफेन आता, पायरोजिकैम आता है, सेलेकॉक्स बी आता, मिफनामिक एसिड आता, पैरासीटामॉल आता और अपने पास सामने एसाइक्लोफेनेक आता है। तो आपके सामने इतनी दवाइयां हैं जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के अंतर्गत आती हैं और जो हमारे सिलेबस में बहुतों आती हैं, हजारों संख्या में, बट हमारे सिलेबस में इतना ही है, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है रिफाम्पिसिन दे रखा है, रिफाम्पिसिन यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। रिफाम्पिसिन को यहीं पर हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आपके सामने हम रिफाम्पिसिन का हो गया, बैकग्राउंड थोड़ा सा गाना चल रहा है बट आप मैनेज करिएगा, ठीक है। रिफाम्पिसिन क्या होता, अब ये कभी आप सुने होंगे टीबी की दवा है, एक आती है AKT2, AKT2, AKT3, AKT4, तो उसमें एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम रिफाम्पिसिन बोलते हैं। तो रिफाम्पिसिन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमें लेना पड़ेगा। रिफाम्पिसिन एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक डेरिवेटिव दवा है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिटेरानिया से प्राप्त किया जाता है। दोबारा हम बताते हैं, रिफाम्पिसिन एक एंटीबायोटिक कैटेगरी की दवा होती है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिटेरेनिया से प्राप्त किया जाता है। किससे? इससे प्राप्त किया जाता है। ये एक हमारे पास स्पीसीज और जीनस से प्राप्त किया जाता है। रिफाम्पिसिन के पास माइकोबैक्टीरियल, ठीक है, माइकोबैक्टीरियल के प्रति एक्शन करने का काम होता है। माइकोबैक्टीरियम क्या होता है? यही हमारे पास टीबी कॉजेज करता है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करता है। अब इसी को ये मार देगा तो टीबी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ से। ये हो गया इंट्रोडक्शन। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन, इसे कमरे के ताप पे रखें, मतलब इस दवाओं को कमरे के ताप पे रखा जाता है। सूर्य के प्रकाश तथा मॉइस्चर से दूर रखें। बंद कंटेनर में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, अब इसका कुछ ब्रांड नेम लिख देते हैं, ठीक है। ब्रांड नेम आपको कैसे कहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, बुक्स कहाँ पर है भाई, ठीक है। तो यहाँ से ब्रांड नेम आपको लिखना पड़ेगा, ट्यूबरकुलोसिस एजेंट। गाना भाई खतरनाक, बड़ी खतरनाक भाई। एंटीवायरल के जस्ट बगल में, ठीक है। तो यहाँ से फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन की बात की जाए, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास किस किस रूप में आता है? मार्केट में देखा जाए तो कैप्सूल के रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है। उसके साथ साथ तुम्हारे पास क्या होता है? पाउडर्स के रूप में होता है, ठीक है। और यदि देखा जाए तो अभी AKT कैप्सूल आता है, यदि टैबलेट आएगा तो आपके पास यदि होगा तो आप लिख दीजिएगा। ब्रांड नेम की बात की जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? रिफाडीन का उपयोग, यानी रिफाडीन के नाम से आ जाता है रीमा टैग यानी कैप्टेन आता है, ठीक। इतने। अब और भी आपको ब्रांड नेम याद है, जैसे आपके दुकान में है या आपके अगल बगल बुक में कोई है तो उसमें भी लिख सकते हैं। उपयोग में देखा जाता है ट्यूबरकुलोसिस के उपचार में। मेनिंजियस कोकल इन्फेक्शन, अब मेनिंजियस कोकल हमारी जो ब्रेन की लेयर होती है ना, लेयर होती है, उस लेयर को मेनिंजियस लेयर बोला जाता है। उसमें कहीं इन्फेक्शन हो गया तब भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हैंसन डिजीज में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके सामने 60 नोट बन के तैयार हो गया। क्लास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, ब्रांड नेम, उपयोग आप लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के बारे में हमें बताना पड़ेगा। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो बहुत अच्छे तरीके से आपको लर्न करना पड़ेगा। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन यहाँ पर आ जा भाई, ठीक है। अब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है, यहाँ पर देखिए सामने दिया गया है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है? कभी कभी सुने होंगे, कोई आपको दे दिया जाए केमिकल, बताया जाएगा भैया बताओ एसिड बाकी यानी बेस, तो उसको टाइट्रेट पड़ेगा। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में क्या होता है? इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री
एसिड बेस टाइट्रेशन का उपयोग अम्ल और क्षार की अज्ञात सांद्रता के मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया था। कहने का मतलब देखो, अज्ञात, आपको पता नहीं एक्चुअल में एसिड है कि बेस है, और एसिड बेस है तो कितना अमाउंट में एसिड बेस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन का उपयोग करते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन का सिद्धांत अम्ल और क्षार के बीच होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया के आधार पर होता है। अब ये क्या होता है, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या लेना पड़ेगा, अम्ल लेना पड़ेगा, और ये जब क्षार लेगा, ठीक है, जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण यानी साल्ट बनाएगा, प्लस में तुम्हारे पास क्या होगा, जल का निर्माण करेगा। ये भी उदासीन होता है, ये भी उदासीन होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। तो लिखा एसिड बेस टाइट्रेशन में फिनाप्थलीन इंडिकेटर की अधिक मात्रा उपयोग की जाती है। ठीक है, कईयों इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है, फिनाप्थलीन सबसे बेस्ट सूटेबल मात्रा में होता है जो आइडेंटिफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब उसका कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसका छोटा सा वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे शॉर्ट में। ठीक, तो देखिए एसिड और बेस यानी अम्ल कभी भी किसी क्षार से अभिक्रिया करता तो लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। कोई मान लेते आपसे पूछे कि भैया एसिड बेस रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, जब कोई एसिड किसी अम्ल से, यानी जब कोई एसिड किसी क्षार से अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता है। लवण और जल दोनों उदासीन होते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जो आपके सामने दिया गया है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास आते हैं, 2 पॉइंट और लिख लेते हैं। अब जो कोई पूछ दे स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में तुम्हारे पास HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। H2SO4 ठीक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। HNO3 एक तुम्हारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी नाइट्रिक एसिड हो गया। वीक एसिड ऐसी एसिड जिसे हम खा सकते हैं, जैसे सिरका CH3CO एसिटिक एसिड होता है, इसे खा सकते हो। लैक्टिक एसिड जो दूध में पाया जाता है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस में आता है तुम्हारे पास NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस के अंतर्गत देखा जाए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है। ठीक, अब यहाँ से थ्योरी की बात की जाए तो हमारे सिलेबस में टोटल 3 थ्योरी है कि एसिड किसे बोला जाएगा, बेस किसे जाएगा, तो आर्हेनियस थ्योरी आती है, ब्रोनेस्टेड लेवरी थ्योरी आती है और लेविस थ्योरी। ये 3 थ्योरी होती है जो हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन को अच्छे तरीके से मैनेज करती है। बट लॉन्ग आएगा तब इन्हें आइडेंटिफाई करना है, नहीं आएगा तो एसिड बेस क्या होता है, ये रिएक्शन होता है, थ्योरी लिख के अपना काम खत्म कर दीजिएगा। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे भाई उसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा भाई, अब नेक्स्ट में दे रखा हमारे पास इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन पे आपको 60 नोट लिखना पड़ेगा, तो आपके सामने इंसुलिन दिया गया है। ठीक, अब इंसुलिन क्या होता है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा पढ़े होंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या बोला जाता है, ये हमारे पास क्या हो गया, पेट हो गया, पेट के नीचे एक तुम्हारे पास पैंक्रियाज होता है। ठीक है, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में एक सेल बीटा सेल होता है जो किसका निर्माण करता है, बीटा सेल ही पैंक्रियाज का निर्माण करता है। तो क्या लिख रखा है, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन अथवा एंजाइम होता है जो हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल से स्राव होता है। तो सिंपल सा क्या लिखेंगे, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल से स्राव यानी सिक्रीशन होता है। ठीक, इंसुलिन हमारे शरीर में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। जैसे हमारे शरीर में शुगर लेवल होता है तो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इंसुलिन की होती है। ठीक, अब इंसुलिन यदि डैमेज हो जाएगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, यानी मेटाबॉलिज्म को तोड़ने फोड़ने का जिम्मेदारी इसको दी जाती है। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यही जब टूट के जब अब बताओ इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो कार्बन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देंगे, शुगर बना देंगे। 12, 22 और 11 बना देंगे, यही शुगर हो जाएगा। 22 है जी, ठीक है, यानी 12, 22, 11 होता है। तो यही आपका समय शरीर के अंदर शुगर यानी चीनी का फार्मूला। अब ये हमारे शरीर के अंदर बनेगा तो हमको क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा यानी शुगर हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करने की जिम्मेदारी किसकी दी जाती है, इंसुलिन की। इंसुलिन की कमी से शुगर लेवल इंक्रीज करके हमें डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। मतलब देखो इंसुलिन की जब कमी होगी तो शुगर लेवल बढ़ेगा। जैसे आप एक गांव है, गांव में मारने वाले 20 लवंडे हैं, अब बताओ लवंडे कमाने चले गए तो दूसरा अटैक कर सकता है कि नहीं, यस सर अटैक कर सकता है। बस हूबहू सेम टू सेम ये समझिए, इंसुलिन है बैठा है, शुगर लेवल आज मरला 2 चाटा है, उपयोग करें यहाँ। ठीक, अब मान लेते नहीं रहेगा तो शुगर लेवल
बढ़ेगा तो डायबिटीज का खतरा बढ़ेगा। अब घटे बढ़ेगा तभी दिक्कत है, बढ़ेगा तभी दिक्कत, घटेगा तभी दिक्कत। तो हाइपोग्लाइसेमिक, जब हमारे शरीर यानी ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक बोलते हैं। और हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट मतलब क्या होता है, लो ब्लड शुगर लेवल होता है। ठीक, तो ये आपके सामने दिया गया है। अब इंसुलिन का उपयोग कहां पर होता है, कंट्रोल द डायबिटीज मेलाइटस, मतलब टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करने का काम इंसुलिन करता है। हाइपरकेलेमियम, हाइपरकेलेमियम मतलब पोटेशियम जो आयन होता है ये हमारे शरीर के अंदर जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करने के लिए हम इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। तो आपके सामने दे रखा है इंसुलिन के बारे में। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, डिस्कस इन ब्रीफ मेडिसिनल गैसेस, मतलब मेडिसिनल गैसेस के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास कितना है, 6ठा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6ठा, पेज नंबर 50, मेडिसिनल गैस के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मेडिसिनल गैसेस क्या होती है इसके बारे में बताना पड़ेगा। किसी एक जो गैस है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, किसी एक को एक्सप्लेन कर देना आप, हो जाएगा। तो मेडिसिनल गैस आपके सामने यहाँ दिया गया है। ठीक, तो मेडिसिनल गैस क्या होती है, कभी कभी सुने होंगे यार बहुत सीरियस है, उन्हें ऑक्सीजन लग गया, गैस लग गया है, गैस सिलेंडर लग गया है, ऑक्सीजन लग गया, सुने होंगे ना। तो वो सब जो गैसें हैं तो उसी को मेडिसिनल गैस कहते हैं। ऐसी गैसें जो जीवन में पेशेंट के, ठीक है, जीवन में पेशेंट के उपचार के लिए मेडिसिनल पर्पज के लिए उपयोग की जाती है, उसे मेडिसिनल गैस है। मतलब सिंपल सा, ऐसी गैसें जो किसी पेशेंट को उपचार करने के लिए तथा मेडिसिनल पर्पज के लिए हम जिस दवा का प्रयोग करते हैं उसको मेडिसिनल गैसेस कहते हैं। ठीक, मेडिसिनल गैस का उपयोग पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। मतलब कोई पेशेंट है, ट्रामा, अभी चोट लग गई ना, वो सांस नहीं ले पा रहा तो उसे ऑक्सीजन लगा दिया जाता है। हार्ट पेशेंट है या कोई लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो उनको सही करने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है उसको मेडिसिनल गैस कहते हैं। मेडिसिनल गैस का उपयोग, ठीक है, यानी पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है, इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। मेडिसिनल गैस का उपयोग मेडिकल पर्पज के साथ साथ भी, यानी साथ में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे अभी कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है मेडिसिनल गैस पे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मेडिसिनल गैस इन आवर सिलेबस, मतलब हमारे सिलेबस में ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब किसी एक गैस को आप एक्सप्लेन कर देना है, तो हमने ऑक्सीजन को एक्सप्लेन किया। ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, O2। मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो 32 ग्राम पर मोल होता है। प्रिपरेशन देखा जाए तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को MnO2 के साथ, देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को MnO2 यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर मैग्नीशियम, ठीक है, MnO2 की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। देखिए ऑक्सीजन, ये वाटर जो रहेगा वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन। अब ये देखा जाए तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर की बात की जाए तो ये रंगहीन होते हैं, गंध की बात की जाए तो ये गंधहीन होते हैं, स्वाद की बात की जाए तो ये टेस्टलेस होते हैं, इसका में कोई टेस्ट नहीं होता। सॉल्बिलिटी की बात की जाए तो जल में घुल सकते हैं, अल्कोहल में घुल सकते हैं। जल में घुलते तभी तो तुम्हारे जली जीव जिंदा रहते हैं। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन देखा जाए तो ये केवल और केवल गैस के रूप में आता। स्टोरेज कंडीशन एयर टाइट सिलेंडर में रखा जाता है। सनलाइट और मॉइस्चर से दूर रखना, रूम टेम्परेचर पे रखना चाहिए। उपयोग की बात की जाए तो हाइपोक्सिया में प्रयोग किया जाता है, एनेस्थीसिया में प्रयोग किया जाता है, अस्थमा में पिया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर यदि हो गया है तो उनमें भी सही हम प्रयोग किया जा सकता है। तो आपके सामने इतनी गैस दी गई है। ठीक, अब इधर हम तेजी से चल रहे हैं क्योंकि हमें भाई खत्म करना है तो बड़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब टॉपिकल एजेंट क्या होता है, टॉपिकल एजेंट के बारे में हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। टॉपिकल एजेंट को हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो आपके सामने यहाँ पर टॉपिकल एजेंट दिया गया है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। टॉपिकल एजेंट मतलब जो ऊपर लगाया जाता, बस इतना समझना। ठीक, अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ जो, ठीक है, पदार्थ अथवा रसायन जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारे अथवा उनके ग्रोथ को रोकते हैं, उन्हें एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहते हैं। सिंपल सा क्या बोलते हैं, ऐसी दवा, ठीक है, ऐसी दवा जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारे अथवा उनके ग्रोथ को कम करे, उसी को एंटी, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहते हैं। ठीक, एंटी माइक्रोबियल एजेंट समानता, जैसे डिसइंफेक्टेंट का उपयोग समानता नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो ये आपके सामने दे रखा है इंट्रोडक्शन के बारे में। इसे कईयों में क्लासिफिकेशन किया गया। पहला, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होती है? जैसे अभी एंटीसेप्टिक कोरोना आया था तो सब लोग एंटीसेप्टिक लेके चल रहे थे, ठीक है। हमारी माता जी थे, उन्हें जब दिया जाता तो ऐसे हाथ होत में, मतलब मुंह में, पैर वैर में, सब में लगा लेती थी। खतरनाक टाइम एकदम से, मतलब देसी है तो सही है, ठीक है, और वो सेफ्टी बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्या होता है? लिविंग जीव को रोकने के लिए, जैसे डिटॉल हो गया, ठीक है, सैनिटाइजर हो गया, ये सब आता है। डिसइंफेक्ट मतलब किल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकेगा। अब बैक्टीरियोसाइड वर्ड कहीं भी रहे तो समझ लो बैक्टीरिया को किल करेगा, ठीक है। जर्मीसाइड क्या होता है? जो जर्म को किल करता है उसे जर्मीसाइड बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन के बारे में हो गया। एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एंटीबायोटिक यानी सॉरी एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल एजेंट या एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो हमारे सिलेबस में है। सिल्वर नाइट्रेट हमारे सिलेबस में है। आयनिक सिल्वर हो गया, क्लोरोहेक्सिनेट ग्लूकोनेट हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। इसका उपयोग जैसे घाव जो किसी को लग गया है ना, सड़ रहा, तो उसको साफ करने के लिए किया जाता है। बोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। तो ये तरह तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो जाएंगे ट्रॉपिकल एजेंट अथवा एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में। इसमें जैसे क्रीम हो गया, लोशन हो गया, जेल हो गया, पाउडर हो गया, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, ठीक। नेक्स्ट में क्लिक रखा बाबू, ठीक है। गिव प्रिंसिपल एंड लिमिटेशन ऑफ बोहर मेथड। अब बोहर मेथड अब क्या करेंगे, ये नया टॉपिक हमारे पास जोड़ा गया था। देखिए बोहर मेथड क्या होता है, अभी आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट या थोड़ा सा पढ़े होंगे किस टेस्ट के बारे में, प्रेसिपिटेशन टेस्ट पढ़े होंगे, तो उसमें दिया गया था। अब इसको हम अलग से इंग्लिश मीडियम में लिखे हैं, हिंदी मीडियम में लिखना पड़ेगा। देखिए बोहर मेथड है ना, इसका प्रिंसिपल डीप ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा और यहाँ से आपके सामने प्रिंसिपल और लिमिटेशन थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। चलो आप समझ जाएंगे, ठीक, इतना हिंदी मीडियम भी नहीं पढ़ते हैं। मोहर मेथड हेडिंग डालिएगा। मोहर मेथड बोल देगा कि मोहर मेथड एक इंपॉर्टेंट मेथड जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में उपयोग कर दिया जाता, ठीक। दोबारा बोल रहे हैं, अब लिखते चलिए, यदि हो रहा है तो लिखते चलिए, नहीं लिखेंगे तो नोट में हम आपको दे देंगे। मोहर मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में उपयोग किया जाता है। इसको पहली बार डिस्कवर किसने किया था, डेवलप किया था मोहर ने। इसका पूरा नाम क्या था, जिनका कार्ल फ्रेडरिच मोहर था। इसमें इंडिकेटर क्या प्रयोग किए थे, K2Cr2, ठीक है, K2CrO4 किए थे, यानी पोटेशियम क्रोमेनेट बोला जाता है। प्रिंसिपल देखा जाए तो दिस मेथड इन्वॉल्व द टाइट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट अगेंस्ट द, ठीक है, हैलाइड ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन, जो 2% पोटेशियम क्रोमेनेट का प्रयोग किया जाता है, जो सामने दिया गया है। लिमिटेशन कहाँ नहीं प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एसिड सो ऑफ द शुड बी यानी आल्सो न्यूट्रल हो जाता है। आयोडाइड में प्रयोग नहीं कर सकते, क्लोराइड तथा ब्रोमाइड के एप्लीकेशन में आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये मोहर मेथड था, हम सिलेबस में डाल देंगे, नोट में डाल देंगे, चिंता न करिए आप। क्लोनाजेपाम दिया गया। अब क्लोनाजेपाम को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। अब क्लोनाजेपाम क्या होता है आपके सामने हम यहाँ से दे देते हैं। क्लोनाजेपाम, ठीक है, तो इससे 60 नोट लिखना पड़ेगा। क्लोनाजेपाम एक बेंजाडाइजापिन ग्रुप की दवा है जो सामान्यतः सीजर के उपचार में प्रयोग की जाती है। मतलब क्या होता है, किसी को मिर्गी आ रही है तो उसको सही करने के लिए जिस दवा का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्लोनाजेपाम है। क्लोनाजेपाम एक तुम्हारे पास बेंजोडाइजापिन ग्रुप की दवा है जो सामान्यतः सीजर के उपचार में प्रयोग की जाती है। ये गाबा रिसेप्टर पर वर्क करती है। अब फुल नेम आप लिख के दिखाएं, कितने लोग ऐसे हैं जो गाबा रिसेप्टर का फुल नेम लिख के दिखाते हैं, ठीक। तो ये हो गया इनके बारे में इंट्रोडक्शन। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए, कमरे के ताप पर रखें, सूर्य के प्रकाश तथा मॉइस्चर से आपको दूर रखना पड़ेगा, बंद कंटेनर में आपको रखना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब यहाँ से आते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन की बात की जाए, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन की बात की जाए तो मतलब किस किस रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपके सामने क्लोनाजेपाम हो गया है, ठीक। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन तो मार्केट में देखा जाए तो टैबलेट के रूप में आता है, ठीक है, टैबलेट के रूप में आता है। और मार्केट में देखा जाए तो किसके रूप में, सॉल्यूशन के रूप में भी आता है,
ठीक, ब्रांड नेम की बात की जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्लोनाफिट के नाम से आ जाता है, लिखते हैं क्लोनाफिट के नाम से आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास आता है क्लोनोपिन के नाम से आता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा रखा है, रिवो, ठीक है, रिवोट्रिल के नाम से आता है। तो ये दवाइयाँ दी गई हैं। ठीक, अब यूजेज की बात की जाए, कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। क्लोनाजेपाम का उपयोग सामान्यतः सीजर के उपचार में किया जाता है। सीजर मतलब किसी को मिर्गी आ रहा हो तो उसको सही करने के लिए हम क्लोनाजेपाम का प्रयोग करते हैं। पैनिक डिसऑर्डर, कोई बहुत ज़्यादा डर गया तो उसको सही करने के लिए प्रयोग करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शांत अथवा रिलैक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लोनाजेपाम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, कीटामीन दिया गया है। ठीक है, कीटामीन तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक है, कौन सा नंबर है, ठीक इसी में देखें, कीटामीन इसी में है। ठीक है, कीटामीन के बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कीटामीन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार कंपाउंड है। ठीक है, कीटामीन स्टार कंपाउंड है तो इसको हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, कितना पेज है, 57 पेज नंबर है। ठीक है, तो ये आपके सामने कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड देखा जाए तो आपके सामने देख रखा कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड क्या होती है, NMDA रिसेप्टर को रोकने वाली शक्तिशाली निश्चेतक। अब निश्चेतक क्या होता है, एनेस्थीसिया सुने हैं कि नहीं, तो ये तुम्हारे पास एनेस्थीसिया के एक रिसेप्टर होता है। ठीक है, उसको सिंपल सा क्या लिखेंगे, कीटामीन एक तुम्हारे पास शक्तिशाली एनेस्थीसिया की दवा होती है जो निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके सामने, ये शून्य में उपयोग किया जाता है जब किसी को ऑपरेशन होता है ना तब। ठीक, ये आपके सामने स्ट्रक्चर या सामने आईपीसी नेम दिया गया है। ठीक है, तो ये यानी स्ट्रक्चर बना देना और आईपीसी नेम लिख देना। नहीं लिखोगे तब भी टेंशन नहीं, क्योंकि हमसे साफ साफ कहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर जब कहेगा तो बनाना पड़ेगा। देखिए स्ट्रक्चर से बचिए, क्योंकि स्ट्रक्चर में आईपीसी नेम कहीं भी गड़बड़ कर देंगे तो दिक्कत हो जाए, और गड़बड़ करेंगे हम सब लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं तभी गड़बड़ हो जाता है नंबरिंग वगैरह। ठीक है, तो मत लिखेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन, इसे कस कर बंद कंटेनर में रखना चाहिए, सूखे तथा हवादार कमरे में रखें और तुम्हारे पास फ्रीजर में रखा जाता है। क्या होगा, यानी 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर संग्रहित करना चाहिए। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन देखा जाए तो लिक्विड सोल्यूशन के रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो कीटेलर के नाम से आ जाता, कीटामीन के नाम से आता, एंकेट के नाम से आ जाता, वर्केट के नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है। उपयोग की बात की जाए तो उपचार के लिए एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब एनेस्थीसिया में प्रयोग किया जाता है। एनेस्थीसिया मतलब शून्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्जिकल में टाइम, ठीक है, सर्जिकल में टाइम पेन को कम करने के लिए, सर्जिकल के टाइम है, सर्जिकल के टाइम पेन को कम करने के लिए, जैसे किसी को हम क्या कर देते हैं, सर्जरी कर रहे हैं तो बिना शून्य का तो करेंगे नहीं, तो उस टाइम हम पेन को, दर्द को कम करने के लिए कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एंटीवायरल एजेंट, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तुमसे हमसे पूछ दिया है एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। अब एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती है, वायरस के बारे में सुने होंगे। ठीक है, वायरस के बारे में सुने होंगे तो आप एंटीवायरल के बारे में जानते होंगे, तो इसकी डिफिनेशन लिख देना और क्लासिफिकेशन लिख देना, काम हो जाएगा। तो आपके सामने दे रखा है एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। ठीक, अब बताइए एंटीवायरल ड्रग्स क्या होता है, वायरस के बारे में सुने होंगे, अब कहेंगे सर नहीं सुने होंगे। भाई कोरोना आया था, तबाही मचा दिया था, इसके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, तो सिंपल सा एंटी उसी के अगेंस्ट, तो ऐसी दवाइयां जो वायरस को ट्रीट करने के लिए अथवा वायरस को मारने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटीवायरल एजेंट बोला जाता है। ऐसी दवा जिसका उपयोग वायरस के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है उसे एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं। ठीक, अब समझो पहला पॉइंट, एंटीवायरस किसे कहते हैं, ऐसी दवाइयां जो वायरस के ट्रीट करने के लिए अथवा वायरस को मारने के लिए प्रयोग की जाती हैं उसी को एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं। अब वायरस क्या होता है, वायरस लिविंग तथा नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी जाती है। अब इससे कहाँ ऐसा बोला जाता है, देखिए ये लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में होता है। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए ठीक है, ये मान लेते वायरस है, ठीक, तो यहीं पर करोड़ों साल पर ऐसा ही पड़ा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग। अब किसी लिविंग के कांटेक्ट में, जैसे हमारे कांटेक्ट में आएगा तुरंत ये लिविंग की तरह बिहेव करने लगेगा, इसीलिए लिविंग तथा नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी जाती है।
वायरस के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस मतलब जो कंट्रोल करता है, तो ये नहीं पाया जाता है। ठीक, वायरस को ग्रोथ करने के लिए एक होस्ट चाहिए। होस्ट मतलब जैसे अभी बोले ना, वायरस यहाँ पर रख दिया टेबल पे, तो करोड़ों साल तक ऐसा पड़ा रहेगा, कोई टेंशन नहीं। जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारे शरीर को होस्ट की तरह उपयोग करेगा और अपनी मल्टीपल ग्रोथ करेगा। ठीक, तो ये हो गया एंटीवायरल के बारे में। अब यहाँ से क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो आपको यहाँ पर इतने में क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक, एंटी हर्पिस वायरस क्या होता है? एंटी हर्पिस वायरस और एंटी रिट्रोवायरस। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, इतने तुम्हारे पास दवाइयों के बारे में दी गई है। एंटी हर्पिस वायरस का भी एग्जाम्पल याद रख लेंगे। एंटी हर्पिस वायरस तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? एसेक्लो। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? एसेक्लोवीर हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख देते हैं एक और, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फैमसीक्लोवीर बोलते हैं। प्लीज इसे याद रखिएगा, क्योंकि पूछा गया कि किसी 2 एंटीवायरल ड्रग्स का नाम बताना, तो इसमें से कोई भी उठा के लिख देना, काम हो जाएगा। ठीक है, एंटी रिट्रोवायरस के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या रहता है? ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? GOVDIN के नाम से जानते हैं। एक दवा हो गई। दूसरी दवा तुम्हारे पास क्या हो गई? ठीक है, दूसरी दवा कौन लिख दिया जाता है? ठीक है, डेलावेरिडिन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग वायरस क्या होती है? ठीक, ऐसी दवाइयाँ जो इन्फ्लुएंजा में प्रयोग की जाती हैं। इसमें तुम्हारे पास कौन सी दवाइयाँ आती हैं? सबसे पहले तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? रीमा। ठीक है, रीबाविरिन आता है। ठीक है, रीबाविरिन आता है एक दवा। दूसरी दवा तुम्हारे पास क्या हो गया? लैमिविडिन आता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सहाना। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया यहाँ से। अब देखिए क्या दे रखा है, दोबारा बताते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स की डिफिनेशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। ठीक, उसके क्लासिफिकेशन में 3 में क्लासिफिकेशन किया गया है। एंटी हर्पिस वायरस, एग्जाम्पल है सेक्लोवीर, यानी तो रखा है फैमसिक्लोवीर दिया गया। एंटी रिट्रोवायरस के अंतर्गत देखा जाए तो जीडोविडिन आता है, और तुम्हारे पास लिखा डेलावेरिडिन आता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या आ जाता है? रिबाविरिन आता है और रेमिविडिन आता है। तो ये आपके सामने दिया गया है। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स इन आवर सिलेबस, मतलब हमारे सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से एंटीवायरल ड्रग्स आते हैं, इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में कर देते, 2-3 दवा का नाम लिख देते हैं जो आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, पहला तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? एसेक्लोवीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसेक्लोवीर हो जाएगा पहली दवा। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? रीबाविरिन आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास हो जाएगा रेमडेसिविर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास रेमडेसिविर हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास हो जाएगा फैविपिरावीर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से आपको क्या लिख देते हैं? 1-2 दवा लिख देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? अमेंटाडीन। ठीक है, अमेंटाडीन हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास क्या बोला जाता है? ठीक है, जूरिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूरिडीन बोलते हैं। सेक्लोवीर तो हमने लिख दिया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? फॉस्कारनेट होता है। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास एक दवा और है जिसे हम जीडोविडिन बोलते हैं। तो ये हमारे सिलेबस में इतनी दवाइयाँ हैं जो एंटीवायरल ड्रग्स के अंतर्गत उपयोग की जाती हैं। ठीक, ये हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी तरह से क्या कर दिया है? लॉन्ग और शॉर्ट 1 घंटा 23 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। अब यहाँ से पार्ट सी के अंतर्गत चलते हैं। ठीक है, पार्ट सी में जितनी भी दवाइयाँ प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अब ये एमसीक्यू, इसमें 20 एमसीक्यू रहेगा, चाहे वो एमसीक्यू भी हो सकता, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता, कुछ भी हो सकता है। अब क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। विच एंटासिड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब ऐसी कौन सी एंटासिड है जो लंबे समय तक उपयोग में नहीं लाई जाती है। पहला, ये सब जितनी भी दवाइयां हैं सब एंटासिड के अंतर्गत आती हैं। ठीक, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसे लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट होता है तो हमारी बोन को स्ट्रांग करेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं कर सकते क्योंकि बेसिक नेचर का होता है और एल्युमिनियम होता है। ठीक, तो इस पे टिक मार देना। ठीक, द रिएजेंट यूज्ड टू ऑफ द, ठीक है,
यूज टू लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, मतलब ऐसे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के लिए किस, ठीक है, रिएजेंट का प्रयोग किया? तो सिल्वर नाइट्रेट का। तो सिल्वर नाइट्रेट पे टिक मार देना तुम यहाँ से, ठीक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली डू नॉट कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग एटम, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखा जाए किसे बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं होते हैं उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या नहीं होते बाबू? क्या नहीं होते हैं? कार्बन नहीं होते। तो नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर। तो कार्बन पे टिक मार देना यहाँ से। पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी? पॉल यानी क्या होता रखा, इर्ट रिच ने की थी, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, या जेन हार्ट डोगमार्क ने किया था, नन ऑफ दीज। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, ठीक है, यानी पेनिसिलिन की खोज की थी। और किससे? पेनिसिलिनियम नोटाटम, एक तरह की फंजाई थी, उससे प्राप्त किया था, ठीक। ड्रग्स 5वां नंबर, ड्रग्स विच डिप्रेशन सीएनएस एंड प्रोड्यूस द स्लीप आर नोन एज, मतलब ऐसी कौन सी दवा है, ठीक है, ऐसी कौन सी दवा है जो सीएनएस में उपयोग की जाती है, जो डिप्रेशन में की जाती है, स्लीप के लिए? अभी हिप्नोटिक्स बोले हैं, हिप्नोटिक्स पे टिक मार देंगे, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, अभी इस पे हम गूंजेंगे नहीं, हम इसका एक एक करके हम आपको दे देते हैं। क्या दे रखा? बीटाडीन क्या होता है? बीटाडीन देखा जाता है एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। तो छठे का आंसर क्या आप लिखेंगे, ठीक है। बीटाडीन में क्या होता है? आयोडीन प्रोविडीन होता है, जो एक तरह का एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। चाहे आप ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, आपका कोई टेंशन नहीं है, दोनों काम हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है? सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी जिंक नाइट्रेट को केमिकल फार्मूला होता है। जिंक नाइट्रेट किसका केमिकल फार्मूला होता है? जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट ये हो जाएगा, ठीक। सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है, अभी बोले सिल्वर नाइट्रेट लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में किया जाता है और एंटी माइक्रोबियल एजेंट में भी किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ठीक है, वॉशिंग सोडा आल्सो नोन एज, वॉशिंग सोडा जो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसमें तुम्हारे पास 10H2O होते हैं, 10 पानी के अणु होते हैं, इसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, जो वॉशिंग सोडा में काम आता है किसी चीज को क्लीन करने में। सेंट्रल फार्माकोपियल लेबोरेटरी सिचुएटेड है, मतलब हमें इंडिया में देखा जाए तो सेंट्रल फार्माकोपियल लेबोरेटरी कहाँ पर है, जो पूरी दवाओं को मेंटेन करता है, वो कहाँ पर है भाई? गाजियाबाद में है। कहाँ पर हो जाएगा? गाजियाबाद में हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? केमिकल फार्मूला फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट मतलब क्या हो जाएगा? फेरस मतलब Fe, सल्फेट मतलब SO4। तो FeSO4 आपके सामने हो जाएगा, ठीक। 12 नंबर क्या पूछा है? व्हाट इज रोल ऑफ इंडिकेटर इन ए रिएक्शन, मतलब क्या कह दिया है, किसी भी रिएक्शन में इंडिकेटर का क्या रोल होता है? इंड प्रोडक्ट को शो करने के लिए हम क्या कर देते हैं? इंड प्रोडक्ट को शो करने के लिए हम इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है? KMnO4 किस कलर का होता है? तो KMnO किस कलर का होता है भाई? पर्पल कलर का होता है। किस कलर का? पर्पल कलर का होता है, ठीक। फिर क्या दे रखा? एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स आर मेडिकली यूज टू टर्म, मतलब एंटी नियोप्लास्टिक कैंसर के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर देखियो कैंसर के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक। अब एक एक तुम्हारे पास यहाँ पर जो दिया गया इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। क्या लिख रखा? ध्यान से सुनिए। विच ड्रग्स कॉमनली यूज योर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आर्गेनोफॉस्फेट, मतलब कोई आर्गेनोफॉस्फेट खा लिया है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किस दवा का प्रयोग किया जाता है? आपको एट्रोपिन का प्रयोग किया जाता है। किसका? इमरजेंसी ड्रग्स होती है एट्रोपिन का, क्योंकि तुम्हारे पास आर्गेनोफॉस्फेट देखा जाए तो एक तुम्हारे पास खतरनाक पॉइजन होता है, तो एट्रोपिन का प्रयोग किया जाता है। कलर ऑफ अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि क्लोरीन प्रेजेंट होता है तो क्लोरीन व्हाइट कलर का होता है, ठीक, ठीक है। अब 17 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है? 17 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है जी? व्हाट इज अ मेन फाउंड ऑफ द सीवीड, यानी सीवीड मतलब जो सीवीड खरीद के लाते हैं ना, जो तुम्हारे समुद्र के किनारे होते हैं, उसमें आयोडीन और कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। आयोडीन और तुम्हारे पास क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, ठीक। विच ऑफ द, तुम्हारे पास विच नेम यूज टू ऑफ द, ये लिखा है फ्यूमिगेशन, मतलब कौन सी ऐसी गैस है जो फ्यूमिगेशन में उपयोग की जाती है? फ्यूमिगेशन में तुम्हारे पास दो यानी की जाती है। पहला तुम्हारे पास नाइट्रिक एसिड की जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या दे रखा बाबू? धतूरा पॉइजनिंग को एंटीडॉट के प्रयोग किया जाता है। किसी पर्सन को धतूरा खा लिए तो उसे एंटीडॉट के तौर पे किसका प्रयोग किया जाता है बाबू, ठीक है। फिर यानी क्या लिखा? फाइसोस्टिग्मिन का प्रयोग किया जाता है, फाइसोस्टिग्मिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। फिर क्या दे रखा है? प्रोपनोलॉल में किस, यानी प्रोपनोल में कहाँ उपयोग? प्रोपनोलॉल का यूज तुम्हें बताना पड़ेगा। का यो यूज है किसी पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उसमें
हाइपरटेंशन में और तुम्हारे पास हार्ट डिजीज में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यानी प्रोपनो, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपनोलॉल का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी तरह से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पूरा A to Z पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर दिया। एटलीस्ट 1.5 घंटा लगा। पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, ठीक है। अभी टोटल हमें शादी में भी जाना, एटलीस्ट 10 बज गया, बट क्या किया जाए, ठीक है। आप बच्चे हैं, देखो फेल हो जाएंगे ना तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब कहेंगे आपके लिए सर दिक्कत क्या होगी, बेइज्जती होती भाई कि आपका टीचर पढ़ाते हैं आप फेल हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। जिस तरह से टीचर मेहनत करता, बताओ 1 से 1.5 घंटा बिना उठे बिना पानी पिए चिल्लाना बड़ी मुश्किल बात है भाई, ठीक है। आपको आसान लगता होगा ना, लोगों को लगता है कि सिर्फ 25 रुपया ले रहे हैं, ठीक है। इसको लिखने में बहुत टाइम लगता भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जितना भी कंटेंट लिखा जाता है ऐसा नहीं किताब से छाप लिया जाता, कईयों पेपर एनालिसिस करके लिखा जाता है। एक्चुअल में हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए कितनी हमारे अगल बगल कितनी बुक है, तब एनालिसिस करके हम पढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में देखिएगा, देखिए ये आपके सामने इधर बुक है, इधर बुक है, ये आपके सामने टेबल है, और यहाँ से पीछे देखा जाए तो इधर बुक इतनी है। आप सोच सकते हैं इतनी बुक है, ठीक। तो चलिए इसका यदि आपको चाहिए तो इसकी प्राइस केवल और केवल 25 रुपया रखी गई है, ठीक। आपका PDF मंगा के आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कैसा एक्चुअल में आपको लगा। यदि कोई त्रुटियां रहेगी, ठीक है, कोई त्रुटियां रहेगी तो आप बताइएगा तो उसको निवारण किया जाएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है।